बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? मैं तो बड़ी हालो बेहाल हूँ क्योंकि आपको पता है आज मेरा डेथ डे है। मतलब कि आज ट्यूसडे है। ट्यूसडे को आज मैं सुबह 9 बजे की गई हुई थी। 9:30 पौने 10 बजे गई हूँ। 9:30 को बजे गई हूँ और अभी रात को 8 बजे वापस आई हूँ, 8:15 बजे। तो इस टाइम आलम इमेजिन कर लें कि क्या आलम होगा। और वहाँ पे भी कुछ समझा भी है, बैक टू बैक लेक्चर भी लिए हैं, तो फिर मेरा सत्यानाश ही हुआ पड़ा इस टाइम। लेकिन आगे चूँकि मुझे छुट्टियाँ करनी है इसलिए मैं अभी छुट्टियाँ नहीं कर सकती थी। आज नहीं थी, आज मेरा ज़रा जिन्ना मूड नहीं सी। और अभी रिकॉर्डिंग के बाद जो बड़ी बेइज्जती होनी है वो अलग से होनी है कि तू मरना है, सवेर से तू तो धक्के खा के आई है तो हूँ तो इतने बैठ गई हैं कि मैंने कहा चलो पढ़ कर लेते हैं। आप लोग वेट कर रहे होंगे तो आए पढ़ते हैं। तुलु सहर है शाम मोहब्बत, रिटन बाय नायाब जिलानी की सेकंड एपिसोड। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। मम्मी का शर्मनाक हवाला इसे सर झुकाने पर मजबूर कर देता। क्या सारी ज़िंदगी ये मुझे मम्मी के हवाले से ताने देता रहेगा? मगर मैं सारी ज़िंदगी इसके साथ रहूँगी क्यों? मुझे अभी इसके साथ दो टोक बात करना चाहिए। ये धोखेबाज मुनाफिक, मैं एक पल यहाँ नहीं रुकूंगी। मगर जाऊंगी कहाँ? घर तो मम्मी ने इस मक्कार को दे दिया। यकीनन इस फ्रॉडिया ने मम्मी को मजबूर किया होगा वो घर और फैक्ट्री बेच दें। उफ, मैं किस जिंदान में फंस गई हूँ। वो इस्तरारी अंदाज में लब भेजे सोच रही थी। ज़ियान ने गला खनकार कर इसे अपनी तरफ मतवज्जा किया। यार क्यों अपने नन्हे से दिमाग को सोचने की जहमत दे रही हो? एक्चुअली रात भर मैं अस्पताल में रहा। फंक्शन से वापसी पर हशाम का एक्सीडेंट हो गया। अल्लाह का शुक्र है कि इतना सीरियस नहीं हुआ, मगर फिर भी चोटें काफ़ी आई हैं। रात में इसके पास रहा। फ़ोन इसलिए नहीं किया कि तुम परेशान होगी। वैसे तुम मिस नैनी से पूछ सकती थी, वो तुम्हें बता देती मेरे नाने के बारे में। यार एक ही तो दोस्त है मेरा, इतना नेक, इतना शरीफ और ईमानदार, बहुत प्यार करता है मुझसे। अब मैं इससे इतनी तकलीफ़ में छोड़कर कैसे आ सकता था? इसे मज़ीद तंग करने का इरादा तर्क करके वह नहायत संजीदगी से बता रहा था, मगर अनमा को भला यकीन कैसे आता? इसके कानों में एक ही बात कश सुनाई दे रही थी, इस पेट को आपके साथ शेयर करने वाली। अनमा का रवा रवा सुलगने लगा, आंखें सुरख अंगारा हो गई। यूँ महसूस हो रहा था गोया किसी ने इनमें मिर्चें सी फूंक दी हूँ। मम्मी मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैं मर नहीं जाऊँगी आपके बगैर। पढ़ी लिखी हूँ, कहीं जॉब ढूंढ लूँगी, किसी हॉस्टल में रह लूँगी, मगर इस घर में क़यामत तक नहीं रहूँगी। पहले से मौजूद बीवी, मेरे जज्बात का खून किया गया। मेरी अना को तोड़ डाला इस शख्स ने। मैं क्या इसके काबिल थी कि क्या मैं इस काबिल थी कि किसी 2 नंबर शख्स की दूसरी बीवी बनती? मैंने खुद को इस जलील शख्स की खातिर सहन सहन कर रखा। मम्मी आप बहुत जालिम हो। ये झूठा शख्स, वो खून के घूंट भर रही थी। इसे ज़ियान की झूठी स्टोरी पर यकीन नहीं आया। मुठिया भेजे लहू रंग आंखें लिए इसकी सोचें मुंतशिर थी। ज़ियान बेहद गौर से इसके चेहरे के तासुरात पढ़ रहा था, हिफज कर रहा था। प्लीज़ प्लीज़ अनमा कूल डाउन, क्या हो गया है? ज़ियान नरमी से बोला। तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा? मैं सच कह रहा हूँ यार। इतना गुस्सा, तुम तो गुस्से से भरी बोतल हो। मुझे आज अंदाज़ा हुआ। फट जाओगी यार, अंडेल दो सारा जहर। मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूँगा। बताया तो कि शाम के एक्सीडेंट की वजह से मैं रात भर इसके पास रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है इसकी हड्डियाँ बच गई। सर पर कदरे गहरा जख्म आया था, इसलिए रात भर बेहोश रहा है। अभी इसकी हालत कुछ संभली है। यकीन नहीं आ रहा तो फ़ोन करके पूछ लो। अभी अस्पताल में है वो। इधर से निकला तो अमेरिका से एक और दोस्त के एक्सीडेंट की इत्तला आ गई। 3 घंटों से इसी से रब्ते की कोशिश में हूँ। यार क्यों शक भरी निगाहों से देख रही हो? मान लेती हूँ रात भर बीमार टूटे फूटे दोस्त की तीमारदारी होती रही है, मगर वो कौन है जो इस घर के ऊपर वाले हिस्से में रहती है और जिसका दावा है कि वो इस बेड को शेयर करने वाली है मेरे साथ? अरमा ने चीख कर कहा। इतने ज़ोर ज़ोर से बोलने की वजह से इसके गले में खराशे सी पड़ गई, हलक में कांटे उग गए। तुमने अच्छा नहीं किया ज़ियान मुझे यूँ बेखबर रखकर। मेरी यही औकात थी कि मैं तुम्हारी दूसरी बीवी मुतारिफ होती। मैं अनवा हाशिम फरीदी इस पर खुद को सबकी निगाहों में गिरा महसूस कर रही हूँ। लोग पीठ पीछे क्या क्या बातें करते होंगे। मैं इस मासूम लड़की पर सौतन बनकर आई हूँ। मैंने इसका हक छीन लिया, इसके ख्वाब नोच लिए। मुझसे कितना बड़ा गुनाह सरजद हो गया अनजाने में। अल्लाह भी मुझे माफ़ नहीं करेगा। किसी के आंसुओं की नम ज़मीन पर मोहब्बतों के ताजमहल नहीं खड़े होते। ज़ियान अबीस, तुम में बहुत सी अखलाकी बुराइयां, मैंने सब कबूल कर ली, तुम्हें अपना लिया। तुम्हारी मोहब्बत को एक जुनूनी की खालिश मोहब्बत समझकर ईमान ले आई। सोचा था ज़िंदगी में आने वाले पहले और वाहद मर्दों मोहब्बत भी आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी, मगर मुझे इल्म नहीं था कि तुम हर लिहाज से गिरे हुए इंसान हो। कराहियत आ रही है मुझे तुमसे। मैं लानत भेजती हूँ तुम पर, तुम्हारी इस नाम नहाद मोहब्बत पर। हर अच्छा चेहरा देख कर रीझ जाते हो। चली जाऊँगी मैं यहाँ से। इससे मज़ीद कुछ बोला नहीं गया। आंसुओं के गोले से आवाज़ रंध गई। वो मुंह पर हाथ रखे फूट फूट कर रोने लगी। तुम ऊपर गई थी या रानियाँ नीचे आई थी तुम्हारे पास? काफ़ी देर से तड़प तड़प कर रोता देखने के बाद वो बड़े सर्द अंदाज में पूछ रहा था। लहजे में गोया जहरीले शाम की फनकार थी। इंतहाई गुस्से और नफरत की आखिरी हदों को छूते हुए और बेतहाशा होने के बावजूद इसे ज़ियान के लबो लहजे में आने वाली तब्दीली के एहसास ने चौंका दिया। वो रोना धोना भूलकर यकटक इसकी लहूरंग आंखों और सपाट चेहरे को देख रही थी। मैंने तुमसे कुछ पूछा है?
किसी भी जज्बे से आ रही इसकी कटेली आवाज़ ने अनवा की रूह तक को लर्जा दिया। आपने ज़ियान का गुस्सा नहीं देखा? जान निकाल देंगे मेरी। रानिया की लरसती कामती आवाज़ ने अनवा के मामले की गनवा गनवा आ गई। पहले अनवा से तो हुन गनवा आ गई। गनवा को मामले की संगीनी का एहसास दिला दिया। मुझसे क्या पूछते हो, क्या ये सब झूठ है? अनवा ने चिल्लाकर कहा। यार आज वाली किस्त में आप लोग बताएं, अनवा पढ़ना कि गनवा पढ़ना? कहीं इन्होंने गनवा लिखा, कहीं अनवा लिखा। जो आपको सूट करता है वो पढ़ लेते हैं। रानिया तुम्हारी बीवी नहीं है? वो कुर्राई। तुमसे बाद में बात करते हो, पहले रानिया से निपट लो। जिंदा नहीं बचेगी आज मेरे हाथ से। वो तनफ्फर से कहता हुआ पलट गया। इसके कदमों की धमक अनवा के दिल पर सुनाई दे रही थी। इसने पहलू में धक धक करते दिल पर हाथ रखकर गोया खुद को मजबूत करने का इरादा बांधा और दूसरे ही पल वो भी नरस्ती कांपती सीढ़ियाँ चढ़ गई। मैं आपके लिए कतन बेज़रर साबित होंगी। मैं आपकी ज़िंदगी में कोई मुदाखलत नहीं करूँगी। आप अपने हर कौल और फेल में खुद मुख्तार हैं। बस मैं इस घर में पनाह गज़ीन की हैसियत से रहूँगी। यही कहा था ना मोहतरमा रानिया ज़हीर साहिबा, आपने भूल गई है? इतनी पुरानी बात तो हरगिज़ नहीं, महज 9 साल पहले का किस्सा। कहो तो मज़ीद याद करवा दूँ अपने तरीके से कि आपने किस ट्रेटी पर सिग्नेचर किए थे। मेरी तमाम तर कुर्बानियाँ रायगा गई। नफ़रतों के कितने जाम पीकर मैंने तुम्हारा हाथ थामा था। आज से 9 साल पहले मुझ पर एक सानिया गुजर गया था। तुम तो जानती हो ना हर बात। मैंने 9 साल पहले ज़िंदगी का एक भयानक रूप देखा था। ज़्यादा ना सही मगर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो तुम्हारा भी अमल दखल था ना मेरी रूह को घायल करने में। आज से 9 साल पहले तुम्हारी सी खामोशी ने ज़ियान अभी इसको जलते बरज़ख में ला फेंका था। इस वक्त भी मैं सदमे से गुंग था, औरतों की मक्कारियों से नाबलद। मगर आज ना वो वक्त है, ना मुकाम और ना ही हालात। आज खामोश मत रहना वरना नुकसान उठाओगी। मेरी क्रूरटी से तो तुम वाकिफ़ हो ना? किसी भूल में मत रहना, ना ही तुम पर रहम किया जाएगा। अब बताओ क्या क्या बातें की तुमने अनवा के साथ? क्या कुछ बता चुकी हो? बोलो, जवाब दो। इसके धीमे सुलगते लहजे पर जख्मी शेर की फंकार थी। रानिया का सांस हलक में कहीं अटक गया। आंखों के सामने तारे नाच रहे थे। इसे यकीन हो चला कि आज इसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। तो नहीं चूलियाँ लानियाँ सी हुन पता नहीं, उन्हें समझ नहीं आ रही कि ज़ियान गलत था या रानिया गलत था। मैं किसकी साथ किसकी फेवर में बोलूँ? फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। जल्दी से बको, कुछ कहना चाहती हूँ अपनी सफाई में। वो जहर जहर हो रहा था। इसके रेशमी बालों की मुट्ठी में जकड़ कर जोरदार धक्का दिया। रानी लड़खड़ा कर बेड पर जा गिरी। जवाब दो। वो गुर्रा रहा था। आज मैं अपनी ज़िंदगी के तारीख अबवाब के तमाम सफ़ात फाड़ दूंगा। कानूनी तौर पर तुम्हें इस नाम नहाद बंधन की कैद से आज़ाद कर दूंगा। तुम नज़र तो आओ मुझे अपनी भयानक ज़िंदगी का लम्हा लम्हा तुम नज़र आओ तो मुझे अपनी भयानक ज़िंदगी का लम्हा लम्हा याद आने लगता है। मेरी नस नस जहर आलूद है। जब जब तुम्हें देखता हूँ इंतकाम की आग के भांबड़ जलने लगते हैं। मगर अब मैं इस खुद साख्ता इंतकाम को भी ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं अपनी पिछली ज़िंदगी की वो सीधा किताब को दफन कर चुका हूँ। मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। अपनी ज़िंदगी जैसे चाहे गुजारना। अपना मनहूस वजूद लेकर यहाँ से दफ़ा हो जाओ। कल सूरज निकलने से पहले पहले कहीं भी चली जाना, यहाँ तक कि तुम मेरी पहुँच से दूर हो जाओ। मैंने बहुत सालों बाद खुशी का जायका चखा। अपने बिखरे वजूद को बड़ी मुश्किल से किरचियाँ समेटी हैं। ये दाग जो मेरे दिल पर लगे आहिस्ता आहिस्ता मंजिल होकर मिट जाएंगे। अब इतने सालों बाद भी मैं किसी भी किस्म का नुकसान नहीं उठाऊंगा। अब मेरे हिस्से में अगर कोई खसारा है तो याद रखना तुम्हारे लिए ज़रा बराबर भी इस ज़मीन के ऊपर जगह ना होगी। मैं अनवा को खोना नहीं चाहता। अगर तुम्हारे बहकावे में आकर वो चली गई तो याद रखना मुझे दरिंदा बनने में देर नहीं लगेगी। मैं तुम्हें तलाक प्लीज़ ज़ियान, अपनी प्यारी के सदके आप मुझे खुद से अलग मत करना। मैं कुछ नहीं बोलूँगी, किसी को कुछ नहीं बताऊँगी, मगर मुझे यूँ बदर बदर मत करें। मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई नहीं। मेरा कोई सहारा नहीं। मेरे पास ना साया ना साहिबान। मैं कहाँ जाऊँगी? मुझे ठोकरों के हवाले मत करें। मैं इस घर के इस कोने में पड़ी रहूँगी। कभी एक लफ्ज़ भी ज़ुबान से नहीं बोलूँगी। प्लीज़ मेरे साथ यूँ मत करें। आपको अनवा से मोहब्बत का वास्ता, मुझे दर बदर ना करें प्लीज़। यान मैं मर जाऊँगी, खुदकुशी कर लूँगी, मगर तलाक का लफ्ज़ नहीं सुनूंगी। वो रोती बिलखती इसके कदमों में गिरी, तड़प तड़प कर रो रही थी। इसी पल धाड़ से दरवाज़ा खोलो, लरसते कदमों के साथ अनवा अंदर चली आई। सामने के मंजर ने इसे दंग कर दिया। वो फ़िरौन बना पूरे करोफर से रानिया को ज़ोरदार ठोकर मारकर इसकी तरफ पलटा। इसकी आंखों से गोया लहू छलकने को बेताब था, मगर अनवा इसके इंतहाई तासुरात से बेनियाज चीख उठी। वैशी दरिंदे, क्या इसकी जान लोगे? वो रानिया की पेशानी से भलभल निकलते हुए सुर्ख गाढ़े खून को देखकर चिल्लाई। माय गॉड, इतना खून! हाय रानिया, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है। कितना गहरा जख्म है। अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई तो उफ ज़ियान, डॉक्टर को फ़ोन करो। देखो तो इतना ज़्यादा खून कहीं मर ना जाए। वो खौफज़दा से बुखलाकर ज़ियानिया की तरफ बढ़ी तो ज़ियान ने एक झटके से इसके बाजू को अपनी आहनी उंगलियों की गिरफ्त में लेकर ज़ोर से दबाया। तकलीफ़ की शिद्दत से अनवा के लबों से बेसाख्ता करा निकली। क्या लेने आई हो? यहाँ चलो नीचे। वो संजीदा मगर सख्त लहजे में बोला। वो मर जाएगी ज़ियान, तो मर जाए। ज़ियान ने पथरीले लहजे में कहा। अनवा हक तक सी रह गई। इतना जालिम और वहशी इंसान, इस तो गोया यकीन न आया। वो फटी फटी निगाहों से देखती रही, फिर चीख कर बोली। तुम में इंसानियत ख़त्म हो चुकी है, मगर हर एक को अपने जैसा मत समझना। छोड़ो मुझे वरना काट खाऊंगी। इसने भी जंगलीपन की इंतहा करके इसके बाजू में दांत काट दिए। ज़ियान पहले तो हैरान हुआ, फिर कदरे परेशान और फिर इसके चेहरे पर नागवारी फैल गई। यानी कि इतनी हमदर्दी। इसने बेसाख्ता सोचा और इसका बाजू छोड़ दिया। तुम्हारा तो
कोई मजबूत बंदोबस्त करना पड़ेगा। वो आखिरी तनफ्फर भरी निगाह रानिया पर डालकर लंबे लंबे फटता दरवाज़ा एक झटके से बंद करके चला गया। अनमा शशतर सी चंद पल देखती रही और फिर सरत से रानिया की तरफ बढ़ी। बौखलाहट में से कुछ सूझ नहीं रहा था। इधर उधर निगाह दौड़ाई, जब कोई चीज़ नजर न आई तो अपना दुपट्टा फाड़कर इसके सर पर लपेट दिया। फिर इन्हीं कदमों पर वापस पलटी, सीढ़ियाँ उतरकर डाइनिंग हॉल में झांका। मिस नैनी बर्तन सेट कर रही थी। अनवा सरत से आगे बढ़ी। मिस नैनी प्लीज़ आप एक गिलास गर्म दूध लेकर ऊपर आए, साथ में कोई टैबलेट हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, और हाँ ज़ियान के फैमिली डॉक्टर को भी फ़ोन कर दीजिएगा प्लीज़, हरी अप। वो तेज़ तेज़ बोलते हुए पलट गई। मिस नैनी पहले चौंकी और फिर दोबारा से ऊपर जाता देखकर जल्दी से आगे बढ़ी। मैम आप कहाँ जा रही हैं? अंधी हो क्या, देख नहीं रही कि ऊपर जा रही हूँ? अनवा ने सोचा और फिर पलट कर बोली, रानिया वॉशरूम में स्लिप हो गई, इसे चोट आई है, मैं इसे देखने जा रही हूँ। प्लीज़ मैम आप ना जाए, मैं देख लेती हूँ। मिस नैनी ने इसे रोकना चाहा। अनवा सुनी अनसुनी करती तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ गई। कुछ ही देर बाद मिस नैनी ने फीसी ट्रे में दूध का गिलास लिए अंदर चली गई। अनवा इत्मीनान से रानिया के करीब बैठी, इसका हाथ नरमी से दबाते हुए न जाने क्या कह रही थी। मिस नैनी की आंखों में तहैयर फैल गया। आपने फ़ोन कर दिया डॉक्टर को मिस नैनी? अनवा ने इसके हाथ से ट्रे पकड़ते हुए मसरूफ़ अंदाज में बोली। यस मैम, मिस नैनी ने संभल कर जवाब दिया। लो रानिया, थोड़ा सा दूध पीकर ये टैबलेट ले लो, डॉक्टर के आने तक कुछ तो आराम आएगा। अनवा ने नरमी से बाजू का सहारा देकर इसे उठाया। कुछ देर बाद डॉक्टर खुरम आ गए। इन्होंने इंजेक्शन के साथ साथ मेडिसिन भी दी, जख्म का बगौर जायजा लेकर बैंडेज भी किया और अनवा को ढेरों तसल्लियाँ देकर चले गए। इनके जाने के बाद मिस नैनी ने अनवा से कहा, मैम आप भी नीचे चलें, रानिया बीबी आराम करेंगी। नहीं, मैं रानिया के पास रहूँगी, आप प्लीज़ जाएँ। अनवा ने सहूलत से इनकार किया। प्लीज़ मैडम, मिस नैनी ने इल्तिजाइए कहा। कहा ना आप जाएं, अनवा गुस्से से बोली। किस कदर ढीठ औरत है ये, न जाने कहाँ से ज़ियान ने लसूड़ी को दरियाफ्त किया। अनवा को सोचते हुए खुद ही हंसी आ गई। रानी बीबी समझाए ना इन्हें, साहब बहुत गुस्सा करेंगे, आप अपने लफ्ज़ों में इन्हें समझा दें। मिस नैनी ने मानी खेजी से आंखें नचाई तो रानी ने कहत भरी आवाज़ में कहा, तुम चली जाओ अनवा, मिस नैनी की बात मान लो, मगर तुम? अनवा तजब्जब का शिकार थी। मैं अब ठीक हूँ, ओके अभी मैं चलती हूँ, थोड़ी देर बाद फिर आऊँगी, तुम आराम करो, थोड़ी सी नींद ले लो, इंशाल्लाह फ्रेश हो जाओगी। मैं नरमी से इसकी गाल छूकर उठ खड़ी हुई, तीखी निगाह से मिस नैनी को घूरा और आहिस्तगी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। अम्मी पकाने के लिए आज कुछ भी नहीं है, दाल का जार, चावल का जार और आटे का कनस्तर सब खाली हो चुके हैं, घी और ऑयल भी नदारे, लालटेन में डालने के लिए तेल भी नहीं है, और ऊपर से मुबीन की दवाइयाँ भी ख़त्म हो चुकी हैं। ज़रबा सिलाई मशीन पर झुकी माँ की करीब आकर आहिस्तगी से गोया भी। फ़ाखरा ने चौंक कर इसकी थकी थकी सी निगाह बेटी के रंजीदा चेहरे पर डाली। यूँ महसूस हो रहा था कि ज़रबा भी रो देगी। लालटेन में डालने के लिए तेल, पेट में नाचती भूख और मुबीन की दवाइयाँ, तीनों चीज़ें ही ज़रूरी थी। फ़ाखरा जानती थी कि सिलाई मशीन के खाली डब्बे में फ़कत 200 रुपये मौजूद हैं। इन्होंने एक नज़र ज़रबा के चेहरे पर डाली और 100 रुपये का नोट निकाल के इसकी तरफ बढ़ाया। अम्मी इस 100 रुपये का भला क्या कुछ आएगा? ज़रबा ने उलझकर माँ की तरफ देखा, जो न जाने किन सोचों में गुम सुई में धागा डालना भूल चुकी थी। 1 किलो आटा और सब्ज़ धनिया और मिर्चें मंगवा लो, 10 रुपये का दही भी ले आना, चटनी बनाकर पेट के दोज़ख को तो भरना है। और अम्मी मुबीन की दवाइयाँ, ज़रबा ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा। फ़ाखरा ने गहरी अफसुर्दा सांस खारिज की और डब्बे में पड़ा दूसरा नोट भी बेटी की तरफ बढ़ाया। अम्मी दवाइयाँ तो बहुत महंगी, कम से कम 500 रुपये तक आएंगी। वो बहुत आहिस्ता सी बात कर रही थी। मुबादा बरामदे में मुल्हिका छोटे से बगैर क्वाड के कमरे में मौजूद मुबीन तक आवाज़ न पहुँच जाए। मेडिकल स्टोर जाने से पहले नसरीन से कपड़ों और बेडशीट्स की सिलाई के पैसे लेती जाना। इन्होंने संजीदगी से कहा। मजीद बोली, गली में से किसी बच्चे को पकड़कर आटा मंगवा लो, अभी बाकी तीनों भी भूख भूख चिल्लाती आ जाएंगी। जी अम्मी, वो ताबेदारी से सर हिलाती चादर लपेट कर बाहर निकल आई थी। मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ लाने का मतलब था कि अशरफ की दुकान के सामने से गुजरना, और वहाँ हर वक्त रोफ़ी चाचा अपनी मनहूस शक्ल लेकर आते जाते लोगों को ताड़ता रहता था। इसे देखकर फ़ौरन ही तिरमत वजह हो जाता था। ज़रबा ने अफसुर्दगी से तेज़ तेज़ कदम उठाने शुरू कर दिए, मगर इसकी तवक्को के ऐन मुताबिक चचा रफ़ी लपक कर इसके रास्ते में हायल हो गया। नाम मेरी नरमी का नजायज़ फ़ायदा उठा रही हो तुम माँ बेटियाँ, किराया दो वरना तुम्हारे खिलाफ केस बनवा दूंगा, ये मकान खाली करवा लूँगा। इसे सिर्फ धमकी मत समझना। चाचा सिर्फ 2 दिन मजीद दे दो, प्रिंसिपल साहबा से बात की थी मगर वो यकन से पहले तनख्वाह देने पर राज़ी नहीं हुई। सिर्फ 2 दिन तो रह गए, प्लीज़ चाचा, जहाँ पूरा महीना इंतज़ार किया, सिर्फ 2 दिन और मजीद कर लो। ज़रबा ने इंतज़ारी अंदाज में सर झुकाए कहा। न जाने चाचा रफ़ी को तरस आया था या फिर किसी शैतानी चाल को सोचकर खामोश हो गया। ठीक है, अभी कुछ नहीं कहता, घर आकर बात करूँगा, और हाँ फिर तुम्हें 2 महीने का इकट्ठा किराया देना होगा। इतनी आसानी से जान छूट की। ज़रबा दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करती रोड पर पहुँच गई। रिक्शे में बैठकर वो पैसों का हिसाब लगा रही थी। सिर्फ 2000 तनख्वाह में से 1600 निकाल दिए जाएँ तो पीछे बचे फ़कत 400। पूरा महीना न जाने कैसे गुजरेगा, अल्लाह मालिक है। इसने जिसने पैदा किया कोई ना कोई वसीला भी ज़रूर बनाएगा। वो मुतमिन होकर दवाइयाँ खरीदने लगी। 1 घंटे बाद जब वो घर आई तो ये क्या है, सनिया, सारा और महक भी कॉलेज से आ गई थी। सनिया ने आटा गूंद रखा था, सारा वही दही की हरी मिर्चों वाली चटनी बनाए बैठी थी। महक चाय बना रही थी। इसने दवाइयाँ मेज़ पर रखी और बरामदे के कोने में रखे चूल्हे के करीब आ बैठी। लकड़ी की छोटी सी शेल्फ बनाकर इसके ऊपर किचन से मुतल्लिका चीज़ें तरतीब से रखी हुई थी। नमक, मिर्च और घी के डब्बे वालों के
दालों के जार और आटे का कनस्तर, ये और बात की तमाम डब्बों में से सिर्फ चंद एक में मतलूबा अशिया थोड़ी थोड़ी मिकदार में मौजूद थी। चीनी कहाँ से आई है? ज़रबा ने चादर उतारकर चूल्हे पर तवा रखते हुए हैरानी से पूछा। जनाब, सिर्फ चीनी नहीं, ये भी पूछे कि दूध और ग्रीन टी का ये फुल साइज़ डब्बा कहाँ से आया? महक ने शरारत से कहा तो ज़रबा मज़ीद हैरान होगी। हाँ बताओ, कहाँ से आई हैं तमाम चीज़ें? वो रोटी बेलते हुए पूछ रही थी। महक के साथ सारा और सनिया भी हंसने लगी। आखिर बात क्या है? ज़रबा उलझी। अपी इसकी फ्रेंड पलवशा है ना, वो अपने ननियाल गई थी हंजा, वहाँ से लाइए सबके लिए ग्रीन टी के पैकेट, खुश्क दूध के डिब्बे और ढेरों ड्राई फ्रूट्स के पैकेट। तुमने क्यों से ये सब चीज़ें ली? ज़रवा ने संजीदगी के साथ महक की तरफ देखा तो बौखला गई। अपी इसने सब फ्रेंड्स को दी हैं तमाम चीज़ें, बकौल इसकी नानी की तरफ से सौगात है। महक ने मिनमिना कर कहा। ज़रवा खामोश हो गई। इसे तोहफे तोहफ़ देना लेना पसंद नहीं था, मगर इनके हालात इजाज़त नहीं देते थे कि वह तोहफ़ों का लेन देन करे, क्योंकि यहाँ तो रोटी के लारे पड़े थे। ऐसे दोस्तियाँ कहाँ अफोर्ड की हो सकती थी। ताहम इसने महक को डांटा नहीं। अब वो सोच रही थी कि महक की इस दोस्त के लिए बजट देकर कपड़ा ला देगी, सूट ना सही दुपट्टे पर बेलें गाड़ कर इसे गिफ्ट कर देगी। आप ही मुबीन भाई बुला रहे हैं। सनिया ने इसे सोचो कि गिरदाब में फंसा देकर आहिस्ती से बाजू लाया। वो रोटी हॉटपॉट में रखकर मुबीन के कमरे में चली गई। वो न जाने छत की कड़ियों में क्या तलाश कर रहा था। इसे अंदर आता देखकर चौंक गया। क्यों लाई हो मेरी दवाइयाँ? मर नहीं जाऊँगा मैं। इस जलील मनहूस का किराया मुंह पर मारना था। आ जाएगा सुबह सुबह जलीलो ख्वार करने। मुबीन ने चीख कर कहा था। इसकी भूरी आंखों में न जाने कौन कौन से गम की दरारें छलक रही थी। सफ़ेद रंगन में जर्दियाँ खुली हुई थी, भूरे बाल फराक पेशानी पर बेतरतीब पड़े थे। इतना खोबरू भाई चारपाई पर पड़ा था, इसका दिल किसी ने मुट्ठी में लेकर गोया मसल डाला। इनका इकलौता लाडला भाई अपनी बहनों का मान, वो इकनॉमिक्स में मास्टर्स कर रहा था। यूनिवर्सिटी में तंजीम के लड़कों की आपस में लड़ाई हो गई। जागीरदारों के बेटे थे, झगड़े ने टूल पकड़ा और दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर फायर खोल दिया। न जाने कितने घरों के चश्मे चिराग बेगुनाह मौत की आगोश में चले गए और कुछ किस्मत के मारे बिस्तर पर अपनी ज़ात के लिए भी बोझ बन चुके थे। मुबीन की दाएं टांग में गोली लग गई थी, दायां बाजू भी मुतासर हुआ था। 20 दिन अस्पताल में मुबीन को रखा गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया जो कि कामयाब हो गया। खुशकिस्मती से इस मद में इतना कर्जा चढ़ा कि अम्मी का तमाम जेवर बेच डाला। बैंक में मौजूद मुख्तसर सी रकम भी ना रही। अब तो नौबत फाकों तक पहुंची थी। घर में मुनासिब देखभाल और अच्छा महंगा इलाज न होने की वजह से मुबीन की टांग में घुटने के पास जख्म फोड़े की शक्ल इख्तियार कर गया था। जख्म में न जाने कब से पस इकट्ठी होती रही थी, मगर मुबीन ने इन सबको कुछ नहीं बताया। सारे दर्द अपने दिल पर झेलता रहा। अभी तक चलने फिरने में शदीद दुश्वारी का सामना था। बमुश्किल उठकर बाथरूम तक जा सकता था। बीमारी, अजियतनाक जिस्मानी तकलीफ और मुनासिब खुराक न होने की वजह से इसकी सेहत बहाल नहीं हो रही थी। दिन ब दिन वो मज़ीद चिड़चिड़ा और बदमजाज होता जा रहा था। ज़रबा करीबी प्राइवेट स्कूल में जॉब करती थी। फाखरा कपड़े सिलाई करती थी, जबकि सारा और मुबीन घर के आए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे। इनके इर्द गिर्द रहने वाले भी इन्हीं जैसे लोअर मिडिल क्लास के लोग थे। इनमें से अक्सर को बच्चों की पढ़ाइयों का शौक चुराया था, जिसकी वजह से वो 100-150 की ट्यूशन बखुशी अफोर्ड कर रहे थे। कभी कभी सारा चिढ़ जाती अक्सर ट्यूशन फीस पढ़ाने पर। इसका अम्मी के साथ झगड़ा हो जाता था। बेटे, गुर्बत के जंजीरों में जकड़े मजबूर बेबस इंसान को इतना परेशान नहीं करना चाहिए कि तंग आकर वो बच्चों के हाथों से किताबें छीन ले। ज़्यादा की हवस तो इब्ने आदम की सरशत में शामिल है। वो इसे नरमी से समझाती, मगर सारा को कम ही ऐसी बातें समझ में आती। अक्सर ज़रबा के सर हो जाती। लो अपी देखो ना, यहाँ तो पेट भर कर रोटी नहीं मिलती और अम्मी कहती कि ज़ारा की हवस ने हमें उलझा रखा है। अम्मी ठीक कहती हैं, एक वक्त खाना मिल जाता है, इस पर सबर शुक्र अदा करो। ज़रबा भी प्यार से समझाती और सारा को दरअसल बड़ी बहन की बात ही समझ आती थी। वो फर्माबरदारी से सारी लाने लगी। क्या सोच रही हो ज़रबा? मुबीन ने आहिस्ती से मुखातिब किया। वो चौंक कर खाली खाली नज़रों से देखने लगी। कुछ नहीं, वो बेदिली से मुस्कुराई। अगर मेरे साथ इस वक्त कोई हादसा पेश न आया होता तो हमारे हालात मुख्तलिफ होते। कम अज़ कम मेरी बहनों को मुशक्क़त तो न उठाना पड़ती। मुबीन ने रंजीदगी से कहा। सारे ख्वाब टूट गए ज़रबा, उम्मीदें भी दम तोड़ चुकी हैं, कुछ बाकी नहीं बचा, खाली दिल और खाली हाथ। मुबीन के लहजे में गई रुतों के दुख बोल रहे थे। दिल अंदर ही अंदर नोहा की ना था, लबों पर खामोशी के ताले। पहले भी तो यही मामूली सा मकान था, मगर इतने सन्नाटे हरगिज़ नहीं थे। याद है तुम्हें ज़रबा? हमारे घर से हर वक्त कहकों की आवाज़ें सुनाई देती थी, मगर जब वो दोनों चली गई तो प्लीज़ मुबीन खामोश हो जाओ। ज़िंदगी का पिछला बाब ख़त्म हुआ, नई किताब ज़िंदगी से कुछ नया तहरीक करो इस पर। हम लोग भूल चुके हैं खुदगर्ज लोगों के तमाम तर बातें, इनके साथ गुजरे पल लम्हे, वो वक्त जो बीत गया सो बीत गया। माजी की यादों में ज़िंदा रहने वाले अपने हाल से हमेशा नाखुश रहते हैं। ज़रबा ने इसे मज़ीद कुछ कहने से रोक दिया। मगर दिल पर ज़ख्म कैसे भरते हैं? वो बड़ी मासूमियत से पूछ रहा था। ज़रबा की आंखें भर आई। 9 साल पहले की कुछ दिलकश रंगीन मंजर इसकी जहन की स्क्रीन पर लहराए थे। इसने सख्ती से सर झटक कर गोया यादों की जंजीरों से खुद को आज़ाद किया। मुबीन की रोशन चमकदार आंखों में आज भी इस बामरवत संगदिल का अक्स लहरा रहा था। ज़रबा मुबीन के दुख की शिद्दत अपने दिल पर महसूस कर रही थी। वह ज़रबा से सिर्फ 3 वर्ष छोटा था और बाकी तीनों से बड़ा। ज़रबा के साथ इसकी बहुत बेतकल्फाना दोस्ती थी और वही तो थी अपने भाई के तमाम तर राज़ों की उम्मीद। ये मुझे लगता है कहीं ये 9 साल पहले वो जो ज़ियान और ये रानिया वाला चक्कर है, उसी का ये कोई
पार्ट है, उसी की कोई कड़ी है, उसी के साथ इस फैमिली के साथ उनका कोई ना कोई रिलेशन निकलना है। अच्छा बहन जी, किसी की शराफत का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाते। मैं आपकी वजह से खामोश हो जाता हूँ। बड़ी नेक खातून है आप, सख्ती से बात करने को जी नहीं मानता। मगर आप खुद सोचिए, 800 माहाना किराए पर कौन पागल आपको मकान देगा। महंगाई के इस दौर में जितना पैसा हो इतना ही कम लगता है। मैं इतने उम्मीदवारों को टाल रहा हूँ, हालांकि वो लोग मुझे 3 गुना देने पर भी तैयार है। मगर मैं भी मौलवी साहब मरहूम की वजह से चुप कर जाता हूँ कि कैसे इनके बीवी बच्चों को मैं गान से निकलवा कर गुनहगार हो जाऊँ। आप खुद ही सोचिए, ज़रवा से बात की थी मगर मजाल है जो कराया अभी तक मुझे मिला। रोफ़ी चचा बड़ी नरम आवाज़ में शाइस्तगी के अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ रहा था। सारा और ज़रवा इसकी भद्दी आवाज़ आसानी सुन सकती थी। गुस्से के मारे रवां रवां सुलग रहा था, मगर अम्मी का इशारा समझकर वो दोनों खामोश हो गई थी। भाई साहब, ये तो आपकी अनायत और मेहरबानी है। अब आपको जहमत नहीं देंगे, आज शाम तक किराया आपके घर पहुंचा दूंगी। सिर्फ चंद घंटे मजीद इंतज़ार कर लें। इन्होंने पर्दे के पीछे नरम मगर थकी थकी आवाज़ में जवाब दिया। रोफ़ी चचा बदमज़ा सा होकर वापस पलट गया। शुक्र है बला टल गई। सारा की ज़ुबान में खुजली हुई। बुरी बात बेटा, बुजुर्गों को इस तरह नहीं कहते। फ़ाखरा ने नरमी से सर्जनिश की तो सनिया की हंसी छूट गई। अम्मी, रोफ़ी चचा खुद को बुजुर्ग नहीं बल्कि शान समझते हैं। वो कौन है? फ़ाखरा ने हैरानी से पूछा। इन सब की हंसी इर्द गिर्द बिखर की। मुबीन भी चौंक गया। वो फिल्म में काम करता है। मिस ज़रवा ने हंसी दबाकर बताया तो इन्होंने खफकी से इन सबको देखा। ये तरबियत की मैंने तुम लोगों की, एक शरीफ मोअज़्ज़ज़ बाप की उम्र के बंदे का मजाक उड़ाया जा रहा है। सॉरी अम्मी, मगर याद रखिए ना, रफ़ी चचा खुद को कब बुजुर्ग कहलवाना पसंद करते हैं, मगर वो तो कहते हैं कि इन्हें चाचा भी ना कहा जाए। सारा ने माँ की नाराज़गी दूर करने की गर्ज से तफसीलन जवाब दिया। भाई रऊफ़ की तो मत ही मारी गई है। 2 बीवें भुगता कर तीसरी के चक्कर में। इसी पल कमरी खाला ने दरवाजे में झांका। शायद इन्होंने रफ़ी चचा की तारीफ सुन ली थी। कपड़े सिल के फ़ाखरा बेटी? जी खाला, आ जाए अंदर, चाय वगैरह पी लें। फ़ाखरा ने हलावत से मरवत के हाथों मजबूर होकर कहा। हालांकि जानती भी थी कि घर में इस वक्त दूध नहीं है। ना बेटी, अभी जल्दी में बच्चियों ने शादी की दावत में जाना है, कभी फुर्सत में आकर बैठूंगी। ये पैसे गिन लो, पूरे 1500 रुपये हैं। तकियों और रज़ाइयों के लिहाफ फिर ले जाऊंगी। इन्होंने भी बड़ी मोहब्बत से जवाब दिया। दरवाज़ा बंद करके चलेंगी। बड़ी भली खतून है कमरी खाला, फ़ाखरा बच्चियों को बता रही थी। बेवकी के बाद का अरसा अपनी मशक्क़त भरी ज़िंदगी की कहानी सुनाते हुए इनकी आंखें नम हो रही थी। इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया था और एक प्राइमरी स्कूल में प्रिंसिपल रही थी। पिछले 3 सालों से रिटायर्ड हो चुकी थी। मुबीन के हादसे के बाद इन्होंने सिलाई मशीन संभाल ली। ज़रबा ने अपनी माँ को हर हाल में सब्र और शुक्र करते देखा। आज तक इनके लबों पर कभी शिकवे का लफ्ज़ नहीं आया। फ़ाखर की पेंशन और ज़रबा सारा की ट्यूशन्स की वजह से अच्छी खासी घर की गाड़ी चल रही थी, मगर मुबीन के इलाज की वजह से इनके माली हालात बदतरीन हो चुके थे। कमरी खाला ने बहुत साथ दिया मेरा, फ़ाखरा बता रही थी। तुम्हारे अब्बू की वफ़ात के बाद कमरी खाला के दिलासे और तसल्लियाँ थी जिन्होंने मेरे बिखरे हौसले बहाल किए। मैं स्कूल चली जाती थी और कमरी खाला तुम लोगों के पास आ जाती थी। कभी खिचड़ी पका दी, कभी खीर बनाकर खिला दी, घर के छोटे मोटे काम निपटा दिए। महक और सनिया को तो इन्होंने ही संभाला था, इसलिए तो मैं इनसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। महक ने माँ के गले में बाहें डालकर कहा। अम्मी, जो मैंने कमरी खाला के लिए स्वेटर बनाया वो मैंने इन्हें अभी नहीं देना, बल्कि इनकी 72वीं सालगिरह पर देना है, सनिया ने फ़ाखरा को बताया। इधर कमरी खाला कपड़ों का शापर उठाए गली के नुक्कड़ पर आई तो मूँछों को बल देते रफ़ी पर नज़र पड़ी। हंसपे तो कमरी खाला के माथे पर बल पड़ गए। वे भाई रफ़ी, तुझे घर वाले घुसने नहीं देते क्या? बहू ने घर से फारिग कर दिया है। नास मारे हर वक्त धूप में सड़ता रहता है। कभी घर में भी टिक जाया कर, बच्चियों के स्कूल का वक्त होता है और तू आवारा लौंडो लपाड़ों की तरह गलियों के नुकड़ों में खड़ा दीदे फाड़ सिगरेट फूंकता रहता है। कमरी खाला ने बुलंद आवाज़ में रफ़ी चचा को लदाड़ कर रख दी। रफ़ी चचा ने चित्तर पैना लिया। रफ़ी ने कड़वा सा मुँह बना लिया, गोया बादाम चबा लिए हों, वो भी कड़वे कसीले। खाला, तुम मेरी माँ की भी खाला लगती हो और मुझे कह रही हो भाई? वाह वाह, औरतें बुढ़ापे में भी उम्र चोर रहती हैं। मुझे बुरा नहीं लगा खाला, तुम्हारा भी कसूर नहीं है, तो तुम औरतों की फितरत होती है फिल्म स्टारों की तरह कम उम्र बनना। रफ़ी ने एक बेढंगा कहकर लगाया। कमरी खाला ने नागवारी से रफ़ी की तरफ देखा। सारा जहाँ तुझे रफ़ी भाई रफ़ी चाचा कहता है, मगर तुझे भी इज्जत रास नहीं आती। खाला, काहे को गुस्सा करती हो? अच्छा, ये बहू का ताना भी खूब मारा। अब इस लौंडे को कौन समझाता जिसने 17 साल की उम्र में मेरी जान खा मारी थी कि ब्याह कर दो अब्बा, वरना जहर की पुड़िया निगल लूँगा। अब बताओ खाला, मेरी भला उम्र ही क्या है कि बहू वाला भी बन चुका हूँ। रफ़ी ने रंजीदगी से कहा और मुस्कुराया। हाँ, तेरी तो उम्र सहरे गाने बांधने वाली है ना, इन्होंने जलकर कहा। खाला, दुआ कर फिर से घर बन जाए। सच्ची वो DSP की सवानी रोटी तक पका कर नहीं देती। घरवाली की तो बात ही और होती है। रफ़ी ने रोनी सूरत बनाई। शुक्र है तुझे भी कदर आई घरवाली की, वरना दोनों कम वक्त सड़ती बलती दुनिया से गई हैं। खाला, कोई अच्छा रिश्ता ढूंढना। वो इसका इशारा किस तरफ था वो जान चुकी थी, इसलिए दिल में 2-4 गालियों से भी नवाजा था, हम जाहिर कुछ नहीं होने दिया। तो कर लो किसी बेवा मुतल्लका से, सवाब भी कमा लोगे। सारी ज़िंदगी लोगों की बद्दुआएं इकट्ठी की हैं, इन्होंने जलकर कहा। कोई रफ़ी चाचा देते जलील होने से आया सनावल लाना तो तुम पर बुढ़े शैतान। करूँगी बात फ़ाखरा से, इस मरदूत से मोहतात रहे। वो बड़बड़ाती हुई तारीख गली में मुड़ गई।
बाबा साहब चाय, एक मुतरन्नम शफाफ घंटियां बजाती आवाज़ सुनाई दी। इधर रख दो बेटे, इन्होंने अपने ध्यान में चौंक कर कहा। बाबा साहब फारिग हैं तो आ जाऊँ मैं? इतने नरमी से इजाज़त लेने वाले अंदाज में कहा। इनका इस्पात में हिलता सर देखकर वो अंदर चली आई। फर्शी दरी पर इनके मुकाबले एहतराम से बैठते हुए वो कुछ कहना चाहती थी, मगर शायद मुनासिब अल्फाज ढूंढ रही थी। क्या बात है मेरे बच्चे, क्या बोलना चाहती हो? इन्होंने साबका अंदाज में आंखें मूंदे नरमी से कहा। क्या बोलूँ बाबा साहब, आपने कौन सा मेरी बात मान लेनी है? इसने आहिस्की से नाराज़गी भरे अंदाज में कहा। मैं ठीक हूँ बच्चे। कहाँ ठीक है, दवाइयाँ सब ख़त्म हो चुकी हैं और आपके चेकअप की डेट भी करीब आ चुकी है, मगर आपका इरादा नहीं लगता शहर जाने का। वो खफकी से इन्हें याद दहानी करवा रही थी। अब्दुल बारी खुद देख लेगा आपको। दूर मखनून, मेरा वजूद दुनियावी खुशियों और तकलीफ़ों से आज़ाद हो चुका है। मेरे बच्चे, तुम अपनी तसल्ली के लिए डॉक्टर के पास ले जाती हो और मैं तुम्हारा दिल रखने के लिए चल पड़ता हूँ। हालांकि मुझे किसी दुआई की ज़रूरत नहीं, मुझे इसकी रहमत बेकरार ने खूब भर भर कर जामे मार्फत पे लाए हैं। सागर पर सागर आते रहे और मैं इश्क़ इलाही से सरशार खूब खूब सैराब होता रहा। और मैं अपने पिलाने वाले से हर रात, हर पल, हर लम्हा यही इल्तिजा करता हूँ, यही दरख्वास्त करता हूँ। रात के दूसरे पहर रोता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ कि ए मेरे पिलाने वाले, मुझे सैराब करने वाले, मुझ पर अपना करम कर और मुझ पर फजल कर। मैंने हर आफत, मुसीबत, रंज, हादसा, तकलीफ़ और मुशक्क़त में सब्र किया है। मैंने सब्र से बढ़कर अपना दोस्त किसी को नहीं पाया। मैंने दुनिया की तलब अरसावत छोड़ दी है, मगर इस दिल का क्या करूँ मेरे मालिक, जो इससे मिलने को, एक मरतबा मिलने को तड़पता है। इन आंखों का क्या करूं जो आखिरी मरतबा सिर्फ इसी एक चेहरे को देखना चाहता है, जिसका तसव्वुर मुझे रात रात भर जगाए रखता है। वो जो मेरी दुआ के हसार में है, क्या इस मोहब्बत की आंच इस तक नहीं पहुंची? ये मोहब्बत जो मेरी दिल में इसके लिए है, क्या इस तक मेरी मोहब्बत ने रसाई नहीं पाई? एक मरतबा फिर अपने ध्यान ज्ञान में गुम हो गए थे। दूर मखनून पिछले 3.5 सालों से इन्हें इसी तरह देख रही थी। वो ठीक ठाक बातें करते करते न जाने कहाँ खो जाते थे। चाय ठंडी हो चुकी थी। दूर मखनून खामोशी से उठ गई। वो जानती थी कि अब बाबा साहब को डिस्टर्ब नहीं करना। यही इनका मामूल था जो पिछले 3.5 सालों से देख रही थी। आज की शाम और पूरी रात के बाद नई सुहर के तल्लुक होते ही वो बिल्कुल पहले वाले बाबा साहब बन जाते थे। तहज्जुद के वक्त इनकी खूबसूरत आवाज़ में किरत दूर मखनून के अंदर एक नई कुव्वत और सरशारी भर देती थी। इसे यूँ महसूस होता कि गोया कोई बहुत मीठी और खूबशुबदार चीज़ इसके अंदर सरायत करने लगी है। बाबा साहब की आवाज़ बहुत खूबसूरत थी और जब वो कुरान पाक की तलावत करते और बुलंद आवाज़ में तर्जमा पढ़ते तो जी चाहता कि साख्त खड़े बस इन्हें सुनते रहें। मामूल के मुताबिक सुबह का आगाज़ हो चुका था। दूर मखनून ने सिपारा पढ़ने वाली बच्चियों को फारिग करने के बाद नाश्ता बनाकर बाबा साहब को भिजवाया। कुछ देर बाद स्कूल पढ़ने वाली बच्चियां भी आ गईं। इल्म को अपने सीनों में दफन मत करो, इसे जहाँ तक हो सके लोगों तक पहुँचाओ। मेरा जी चाहता है दूर मखनून कि इस बस्ती के हर बच्चे इल्म के जेवर से रास्ता हो। दीनी और दुनियावी इल्म इसे शऊर और आगाही दे। जहालत ऐसा जंग है जो दिलों को खुरदरा और बेजान कर देता है। एक मरतबा बाबा साहब ने दूर मखनून से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की पोजीशन होल्डर दूर मखनून ने इनकी ख्वाहिश को पल्लू से बांध लिया। ए जाहिल, इल्म हासिल करो कि इल्म के बगैर इबादत अच्छी नहीं। चंद दिन पहले वो अपने एक शिगिर्द को नरमी से डांट रहे थे और दूर मखनून ने इनके हर लफ्ज़ को जहन में किसी कीमती मता की तरह महफूज कर लिया। बीबी साहब, बाबा साहब से मिलने को बाबा जी शहर से आए हैं, मीनार पाकिस्तान वाले शहर से। मरियम ने आकर इसे सहन में पैगाम दिया। इसने मरियम को बाहर भेजा ताकि मेहमान को ले और ख़ुद बाबा साहब के कमरे से मलिका कमरे में चली आई। ये कमरा इनके ज़ेरे इस्तेमाल भी था और इसके कोने में किचन का सामान भी तरतीब से रखा हुआ था, यानी कि ये कमरा बैक वक्त किचन और बेडरूम के तौर पर इस्तेमाल होता था। दोनों कमरों के वस्त में लकड़ी का मजबूत दरवाज़ा था जो कि दिन के वक्त अक्सर खुला रहता था। दरवाजे के सामने दबेस पर्दा लटक रहा था ताकि अंदर का मंजर नजर न आए। सलाम बाबा साहब, किसी अजनबी बुजुर्ग की आवाज़ सुनाई दी। मैं पहले भी हाजिर होता था, अपने पोते के लिए दुआ करवानी है, बहुत बीमार रहता है जी। मेरी ज़िंदगी की कुल पूंजी ही मेरा पोता है। बाबा जी की आवाज़ में नमी घुली थी, शायद वो रो रहे थे। दूर मखनून के चाय बनाते हुए सोचा, अल्लाह से मांगा करो लोगों, क्यों गुनाहगार होते हो? क्या कभी इस बारी ताला ने तुम्हें मायूस लौटाया? इन्होंने बेहद रंज के आलम में पूछा। नहीं बाबा साहब, दुआ किया करो, दुआ में बहुत तासीर है, वो हलावत से कह रहे थे। गरीब आदमी मुसीबतों का मारा हूँ, इलाज बहुत महंगा, शहर में कोठी में काम करता हूँ, इस बुढ़ापे में कोई आराम नहीं। उलमा और दाना फरमाते हैं कि मसाइब के हजूम की वजह से अल्लाह का दर मत छोड़। हाँ, बस यही दुआ करके अपने परवरदिगार से वो तुझे आजमाइश में न डाले जो तेरी बर्दाश्त से बाहर हो, क्योंकि आजमाइश में कभी कोई पूरा नहीं होता। तो ये ऐसी भट्टी है जिसमें कुंदन कोई कोई बनता है। इनके चेहरे पर जलजले के आसार थे। अंदर बैठी दूर मखनून तसव्वुर की आंख से बाबा साहब को देख रही थी। इसने चाय बनाकर बच्ची के हाथ अंदर भिजवाई और खुद बाहर जाने की बजाय दीवार से टेक लगाकर आंखें मूंदे बैठ गई। आपने सच कहा है बाबा साहब, की आजमाइश में कोई कोई पूरा उतरता है। इसकी आंखें भीग रही थी। जिसको चाहे रिफ़त दे, जिसको चाहे पस्ती, जिसको चाहे इज्जत बख्शे, जिसको चाहे ज़िल्लत, जिसको चाहे माजूल करे, जिसको चाहे बहाल करे, जिसको चाहे तो नगर बनाए, जिसको चाहे तवंगर बनाए, जिसको चाहे मुफलिस। बाबा साहब कह रहे थे और वो मुसलसल बेआवाज़ रो रही थी। इसकी स्याह चादर आंसुओं से तर हो गई थी। रोते रोते इसकी हिचकी बंद गई।
इसने मुझे रिफ़्फ़त अता की और मैंने पस्ती का इंतखाब कर लिया। इसने मुझे इज़्ज़त बख्शी और मैंने ज़िल्लतों के हार गले में डाल लिए। इसने मुझे नवाज़ा, इतना नवाज़ा कि मुझे गंदी गलियों से उठाकर महल अता कर दिया और मैंने अपनी आकबत अंदेशी की वजह से सब कुछ खो दिया। मैंने खो दिया सब कुछ। मैं कितनी खालियात हूँ, किस कदर मुफलिस हूँ मैं। कुछ भी नहीं है मेरे पास, मोहब्बत भी नहीं। काश मेरे पास कब कुछ भी ना रहता मगर इस एक शख्स की मोहब्बत कायम रहती। मैं आज बिल्कुल कलाश हूँ। मेरे पास किसी की मोहब्बत के बेइंतहा कीमती सिक्के थे जिन्हें मैंने नफ्स और ख्वाहिशों के पीछे गंवा दिया। इसने सर दीवार से पटका और अजीहत से कराही। मैंने तुम्हारी मोहब्बत की कदर नहीं की थी, इसलिए आज मैं भी बेसुकून हूँ। इस सुकून की तलाश ने मुझे दर दर भटकाया। वो ज़ेरे लब बड़बड़ा रही थी। बीबी साहब, ये बर्तन कहाँ रखूँ? मरियम की आवाज़ सुनकर वह चौंक उठी, सूरत से आंसू साफ किए और आहिस्तगी से बोली, यहीं रख तो धो लूँगी। इजाज़त ने बाबा साहब, फिर आऊँगा। मेहमान शायद इजाज़त तलब कर रहा था। इसी पर बाबा साहब ने मुकर्रम के हाथ पैगाम भेजा। बाबा साहब कह रहे हैं 10,000 रुपये हैं। दुर्र मखनून ने मतलूबा रकम मुकर्रम को पकड़ा दी। वो जानती थी ये पैसे मेहमान को देने के लिए मंगवाए। ऐसा हमेशा होता था, आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया था। चाहे कोई एक मरतबा या 1,000 मरतबा, ज़रूरत के मुताबिक बाबा साहब हर सवाली की इमदाद करते थे। और दुर्र मखनून बेहद हैरान परेशान होती कि बाबा साहब के पास इतने पैसे न जाने कहाँ से आते हैं। इनके बैंक अकाउंट में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए मौजूद थे और इनका मेयार ज़िंदगी इस कदर सादा। उन्हें बाबा साहब की कहानी शुरू हो गई। बाबा साहब तो ये जो बाबा है तो मेरे लगता है इनका खानसामा ही है उसका, अनमा का। तो अब ये पता नहीं ये क्या चक्कर है। इस एक तरफा नाराज़गी ने मज़ीद कितने दिन बरकरार रहना है। पिछले एक हफ्ते से वो घर नहीं आया था। लंच करने के बाद वो अपने बेडरूम में आई तो ज़ियान पहले मौजूद था और किसी से फ़ोन पर गुफ्तगू फरमाई जा रही थी। इसे आता देखकर ज़ियान ने फ़ोन बंद करके रुखे रोशन इसकी तरफ कर लिया। तुम्हें परवाह है किसी की नाराज़गी की? एक हफ्ते बाद याद आई हूँ मैं। अनवा ने जलकर सोचा। मेरे महबूब की पेशानी पर ये 2 नाजुक सलवटें मुझे बाखबर करी कि मादाम हमेशा की तरह अंगारे जबा रही हैं। इसकी रग्गे ज़राफ़त हम्मा वक्त फड़कती रहती थी। किस कदर बेहिस इंसान है। एक बीवी की रूह ज़ख्मी है और दूसरी का जिस्म, मगर शर्मिंदगी नाम की कोई चीज़ नहीं झलक रही इसके चेहरे पर। इसे तनफ़्फ़र से सर झटका। इसे वो ज़िल्लत याद आ रही थी जो इस घर में दाखिल होने के दूसरे रोज़ इसे किसी अवार्ड की तरह मिली, बगैर ख्वाहिश के। इसे दूसरी बीवी का ताना गाली की तरह ही लगा। वो खुद फ़ख्र और वो जो फ़ख्र और गरूर मनचाही बीवी का था, पल भर में ही खाक हो गया। ए शोला खतून, अंगारा बदन, ए मेरी लाला रूह, नाजुक अंदाम, ज़ौजा मोहतरमा, काहे को जल जल कर खून जला दियो। खाओ पियो और ऐश करो हमारे हमरा। इधर उधर देखना छोड़ दो। ये हमदर्दियाँ तुम्हें महंगी न पड़ जाए। सब अपने अपने किए का भुगतान भुगत रहे हैं। किसी ने किसी पर जुल्म नहीं किया। जिसने जो बोया वही काटा। ये अमल का रद्द अमल है। वो ढके छुपे अल्फाज में से बहुत कुछ पावर करवा चुका था, मगर ये गुत्थी सुलझने के बजाय मजीद उलझती चली गई। मैं तुम्हारी बात समझी नहीं। इतना तो वो जान चुकी थी कि वो दरपर्दा रानी के मतलब बात कर रहा है, इसीलिए इसकी बेचैनी और उलझन मजीद बढ़ गई। तुम्हें समझने की ज़रूरत भी क्या है। जो तुम्हारा काम है वही करो, यानी हमारा दिल बहलाने का। अब फजूल बातें करके मेरे अपने अच्छे भले मूड का बेड़ा गर्क मत करना। इसने वार्निंग देने वाले अंदाज में कहा। पहले एक हफ्ते बाद नजर आई हो, खुद को जीनत बना दो, सजाओ बनाओ, आराही से बाइश करो, हमारे आगे पीछे फिरो। जालमो, दिल बहलाने को कोई सामान तो करो। वो मुस्कुराया और फिर 2 कदम के फासले को मिटाकर इसके मुकाबले आ खड़ा और दूसरे पल उसकी बाहों में फड़फड़ा रही थी। औरत अपने मर्द के लिए खुशी होती, यानी कि इसे खुश करने वाली, राज़ी करने वाली, अदाएं दिखाकर दिल को लुभाने वाली। मैं तुम्हारे इश्क में मतनबा यानी इश्क बुलंदी इश्क की आखिरी हद तक पहुँचाऊँ। मुंतहा यानी बुलंदी इश्क की आखिरी हद तक पहुँच जाओ। मुझे अपनी मोहब्बत की जंजीर में बांध देना अनवा। मैं किसी और जजीरे को दरियाफ्त करने की ख्वाहिश नहीं रखता। इतना यकीन रखना कि मेरे हार्ट के रीजन में दूर दूर तक सिर्फ तुम्हारा कब्जा है। यहाँ कोई दूसरी औरत फतह के झंडे नहीं गाड़ेगी। हम ऑलरेडी इस जागीर को तुम्हारे नाम लिख चुके हैं। हाँ, अगर इधर उधर मुँह मारा भी तो खफा मत होना, क्योंकि लौट के बुद्धू हमेशा घर को ही आते हैं। अपनी मोहब्बत की शिद्दतें लुटाता वो आखिर में हद दर्जा शरारती अंदाज में से छेड़ते हुए बोला, तो जबकि अनवा ने तो दिल थाम लिया। यानी कि मेरी मौजूदगी में भी इधर उधर मुंह मारना, और फिर वो जो ऊपर जिंदा हकीकत मौजूद है। माई गॉड, इसका दिमाग भग से उड़ गया। गुस्से के मारे भवें तनगी, एहसास तौहीन से आंखों में सुर्खी छा गई। इसने शदीद गुस्से के आलम में ज़ियान की बाहों के हल्के को तोड़ना चाहा। सद अफसोस मेरी गोल्डन चिड़िया, इस मजबूत फौलाद के पंजरे में महज फड़फड़ा सकोगी जानम। ना इतना जोर आजमाओ, कहीं हड्डी वड्डी ना टड़वा लेना। इसने अनवा के चेहरे पर छुपकर एक और लतीफ़ सी भरपूर शरारत कर डाली। इसको सताने चलाने में ज़ियान को बहुत मज़ा आ रहा था। इसने बाजों को मजीद कसकर ज़ोरदार झटका दिया तो अनवा की चीख निकल गई, जालिम, जंगली, वहशी। और भी कुछ कहो, खामोश क्यों होगी? वो इस पर झुके झुके पूछ रहा था। अनवा कुछ नहीं बोली। इस वक्त वैसे गुस्से से घूर भी नहीं सकती थी। ज़ियान इसकी बेबसी पर खुलकर मुस्कुरा दिया। ये कहो ना, हया, शर्म, लाज, गैरत वगैरह वगैरह आ रही है। ये रुखसारों की सुर्खी, ये गालों की गुलाबियाँ, ये झुकी झुकी नज़रें, मेरे गुनाहगार आंखों ने कैसे कैसे हंजीर मंजर देखने थे। ज़ियान ने इसके बालों को झटका दिया तो एकदम चिल्लाई, छोड़ो मुझे, अब मुझे छुओ तो फिर देखना। इस मज़ाहमत की वजह नहीं समझ सका मैं। इसकी वो आंखें सुकेड़ कर हैरानी से बोला, जानकर अनजान बनने की एक्टिंग, वजह तो ऊपर मौजूद है। इसने सुलगते हुए कहा। ज़ियान चल पल इसका चेहरा देखता रहा, फिर एकदम पीछे हटकर तकिया दबोचे नीम दराज हो गया। कोई और मजबूत दलील पेश करो, मैं इस वजह को
तस्लीम नहीं करता, इसने नागवारी से कहा। आप तस्लीम ना करें, कैसा हकीकत इनकार मुमकिन है कि रानी आपकी बीवी नहीं, वो आपके निकाह में नहीं, इस घर में वो मौजूद है, किस हैसियत है? अनवा आग बगोला हो गई। इसने मुझे सच्चाई बताई और तुमने इसे बेदर्दी से मारा, तशद्दुद किया इस पर। जुल्म की कोई हद भी है कि नहीं? और रही मैं, तो मेरे नुकसान का खसारा कौन पूरा करेगा? मैं इस अजीम धोखाधड़ी का मुकदमा किस अदालत में पेश करूँ? वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी, मगर मुकाबिल हवस पुरसकून जज्बे लुटाती निगाहों से देखकर इसे झंझलाहट में मुब्तला कर रहा था। मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया, तुम्हारी माँ सब जानती है, मेरा माजी और हाल खुली किताब की माने था। कम से कम तुम्हारी मम्मी मेरी पूरी हिस्ट्री से वाकिफ़ है। अब तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं बताया तो इसमें मेरा क्या कसूर? क्या मम्मी जानती थी कि ज़ियान शादीशुदा और इसके पहले से एक बीवी मौजूद है? अनवा ने दुख की एक लहर तन मन में उतरती महसूस की। मैं यहाँ नहीं रहूँगी, चली जाऊँगी मैं यहाँ से। इसने एकदम फुट फुट कर रोना शुरू कर दिया। मुझे किसी की सेकंड चॉइस नहीं बनना। वो जहरखंद हुई। मान जाओ अनवा डियर कि तुम ज़ियान अबीस की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी हो। तुम्हें बहुत जेलसी फील हो रही है ना रानिया से? वो पुरयकीन लहजे में तफाकर से कह रहा था। भाड़ में जाओ तुम भी और रानिया भी। वो फाड़ खाने को दौड़ी थी। ज़ियान मुसलसल मुस्कुराया जा रहा था। अनवा सूसू करती सूरत से उठी और वार्डरोब से अपना पर्स निकाल ली। रानिया बेचारी का क्या कसूर है? असल फसाद की जड़ तो ये है, हर अच्छी शक्ल देखकर री जाता है। इसने दिल ही दिल में रानिया से सॉरी किया और ज़ियान की तरफ पलटते हुए फनकारी। मैं तुम्हारी इस नाम नेहाद मोहब्बत पर लानत भेजती हूँ। मोहब्बत के धोखे में न जाने किस किस को बर्बाद किया। मोहब्बत के धोखे में तो मैं बर्बाद हूँ। मैं अपना केस किस अदालत में पेश करूँ? वो सुरखते हुए धीमी आवाज़ में बोला। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, मैं हर लिहाज से फेयर थी, मगर मेरी बदकिस्मती के करप्ट शख्स मेरे नसीब में लिखा था। इसने जहरखंद लहजे में कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ी। ज़ियान से ज़्यादा देखकर भी नहीं उठा, बल्कि इत्मीनान से टांग हिलाता रहा। मेरी खुशनसीबी है कि मुझे तुम जैसी साफ शफाफ बेदाग किरदार की मालिक लड़की बीवी मिली। एक शरीफ नफ्स औरत मर्द की पूरी ज़िंदगी का नादर और नायाब असासा होती है, जिसके पास बाकिरदार और बाहया बीवी नहीं। मेरे नज़दीक इस मर्द से बढ़कर कलाश कोई नहीं है। तुम्हारे जैसे पारस हमारी सोसाइटी में मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी। और मैं अहमक इस अशबा गोहर कीमती मोती की तलाश में न जाने किन किन तंगो तारीख गलियों में भटकता रहा। इसे पारिस समझकर हाथ लगाया तो जाना कि वो तो सिर्फ नज़र का धोखा थी, अंगारा थी, जलाकर राख कर दिया था इसने। हर गोहर शब्द बेताब असल लाल नहीं होता, घाट घाट का पानी पिया। इतनी समझ तो आ चुकी है। वैसे हमारी सोसाइटी में मैं खालिस मिलना बहुत मुश्किल है, शराब हो या औरत सब मिलावट शुदा। वो संजीदगी से बोल रहा था, साथ साथ कनखियों से अनवा के दरवाजे की नोब से उलझता भी देख रहा था। वो झंझलाए हुए दरवाज़ा खोलने की कोशिश में हल्कान उड़ती। जाने अनवा, ये लॉक आप नहीं खोल सकेंगी। इस कोठी के तमाम लॉक रिमोट से खुलते हैं जानम। अपनी जान जलाओ। इस हसीन जिंदान से निकलना बहुत मुश्किल है। खुद को क्यों खाम खा जाती हो? दूसरों की खातिर खुद को अजियत देना कहाँ की अक्लमंदी है? रानी के लिए जगह खाली करते हुए खुद को मुसीबत में ना फंसा लेना। इतनी सी बात तुम्हारी अक्ल में नहीं समारी कि अगर रानी की जगह इस दिल में होती तो वो तुमसे पहले इस बेडरूम में मौजूद होती। तुम्हें पहले भी बताया था कि मैं अपने डिसीजन खुद लेता हूँ। अगर मैंने रानी को पहलू में बिठाना होता तो तुम्हें क्यों यहाँ लाता? वो दिल जलाने वाली मुस्कान लबों पर सजाकर बोल रहा था। अनवर ठिठक कर वापस पलटी और थके थके कदम उठाती सोफे की तरफ बढ़ गई। वहाँ नहीं, यहाँ आओ। इसने तहकम भरे लहजे में फरार का कोई रास्ता नहीं बचा था। वो इसे फातिहाना मुस्कुराते देख रही थी। मेरी बेबसी का उड़ा लो मजाक, इसने तलखी से कहा। हमारी जुनूनी मोहब्बत को मजाक समझ रखा। वो अनवा को अपने हसार में लेते हुए गंभीर जिस्मों से बोझल आवाज़ में कह रहा था। बाबा साहब अब्दुल बारी आए हैं ज़मीनों का हिसाब लेकर। मुकर्रम ने मोदम लहजे में इतला दी। अंदर भेज दो बारी को, और हाँ, दुर्रे मखनून से कहो कि बारी के लिए खाना तैयार करे। इन्होंने अपनी मखसूस नरम आवाज़ में कहा। कुछ देर बाद अब्दुल बारी कमरे में दाखिल हुआ। 6 फुट से निकलता कद, मजबूत बदन, तीखे नकुश, साफ रंगत वाला खूबरू नौजवान। ये भी अल्लाह की तरफ से तोहफे में मिली नेमत, जिसकी शराफत नजाबत ज़कावत के चर्चे थे। इनके हाथों से परवरिश पाने वाला मजबूत वजूद, जब इन्होंने अनाबत, जहद, वर्रा, तवक्कल, कनात और सबत के दस्त दिया था। इनका कुल सरमाया कीमती असासा अब्दुल बारी था। इनकी आंखों की ठंडक और दिल का सुकून। ऐसे बेटे बाप का फ़ख्र होते हैं। जब कदम से कदम मिलाकर चलें तो गर्दनें ऊंची हो जाएं, सीने की गर्मी और कलब का चैन। कितने बदनसीब है अब्दुल बारी को पैदा करने वाले माँ बाप, और कितना खुश नसीब हूँ मैं जिससे इस वजूद का सहारा मिला। इन्होंने चमकती आंखों से सामने बैठे बारी की तरफ देखकर सोचा। वो अपने असल की खोज में था, और बाबा साहब इसे क्या बताते कि जो राज सीनों में दफन है, इन्हें यूं ही दफन रहने दो। आगाही का अजाब निरा जहर है, पूरे वजूद को नीला कर देगा। सच भी और हकीकत भी। जिस राज की पर्दापोशी अल्लाह ने कर दी, इसे मैं कौन होता हूँ फाश करने वाला? मत भटको मेरे बच्चे, अपनों की तलाश में नीरा खसारा है, नीरा नुकसान। खो जाओगे बेहिस लोगों के हजूम में। खालिसपन दिया है मैंने तुम्हें, तुम क्या जानो कितनी मजबूर हो गई थी तुम्हारी माँ। बाबा जान क्या सोच रहे थे? क्या सोच रहे हैं? अब्दुल बारी की भारी धीमी आवाज़ ने इन्हें सोचों के हसारे से खींच निकाला। बेटे, इस उम्र में बोलने से ज़्यादा सोचना अच्छा लगता है। ये बताओ कैसा रहा टूर? बाबा साहब, तवक्का से ज़्यादा मुनाफा मिला है। फसल बहुत ज़्यादा अच्छी थी और फल की भी ताज़ा और सेहतमंद। ये सारा हिसाब किताब लिखा, आप देख लें।
बारी ने एक रजिस्टर इनकी तरफ बढ़ाया जिसे इन्होंने बगैर पढ़े तपाई पर रख दिया। ये रही तुम्हारी रकम, खर्चा और लेबर की तनख्वाहें निकाल कर 9.25 लाख की बचत हुई है। वो इन्हें तफसील बता रहा था। ये रही तमाम रकम। तुमने अपनी पॉकेट मनी रख ली बेटा? मेरे कौन से इतने ज़्यादा अखराजात हैं, बस गाड़ी की ज़िंदगी की गाड़ी चल रही है। वो लापरवाही से बोला। इसलिए तो कहता हूँ घर वाली ले आओ, जब रोज़ ज़िद करेगी ना शॉपिंग करने की फिर मैं पूछूंगा। बाबा साहब ने मुस्कुरा कर कहा। तो मुझे ऐसी फजूल खर्च औरत से शादी करने की ज़रूरत ही क्या है जो आए रोज़ बाज़ारों में बसेरा किए रखे। मेरे लिए कोई ऐसी कनात पसंद खतून ले आइएगा। अंदर आती दुर्रे मखनून को देखकर अब्दुल बारी ने शरारत से कहा। दुर्रे मखनून को यूँ लगा गोया किसी ने खंजर सीने में घोंप दिया। कनात पसंद? वो तलखी से मुस्कुराई और खाना दस्तरखान पर चुनने लगी। पिछली मरतबा जब मैं आया था तब भी तुमने यही ड्रेस सेबतन कर रखा था। वैसे मुझे ऐसी कनात पसंद दूसरे मानों में कंजूस तरीन खातून कहीं नहीं मिलेगी। चिराग की वजह ट्यूबलाइट भी लेकर लाऊं तो नाकाम ही लौटूंगा। बाबा साहब वजू के लिए उठे तो अब्दुल बारी को भी मौका मिल गया। खामोशी से खाना को, वरना शिकायत लगा दूंगी। दुर्रे मखनून ने इसे धमकाना चाहा। कोई परवाह नहीं, अपना शौक पूरा फरमा लीजिए। मेरे लिए तो बाबा साहब तक बात पहुँचाने में आसानी होगी। वो पुरशौक नगाहों से उसे देख रहा था। दुर्रे मखनून खुद में लचती बाहर आ गई। तुम्हें मालूम नहीं कि मैं कौन हूँ, जान के तो सिर्फ नफरत करोगे, नफरत। वो तलखी से सोच रही थी। एक अजियत थी, एक दर्द का तूफान था जो बाएं पहलू से उठ रहा था। कोई खज को ली होनी ने, कोई करतूत को ली होनी तो हुन भगवती पैरी। दूसरे दिन अब्दुल बारी जाने को तैयार खड़ा था और हमेशा की तरह बाबा साहब से उलझ रहा था। बाबा साहब, अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा। अगले हफ्ते आपका हवेली ज़रूर जाना होगा। यहाँ कतन सहूलियात नहीं है, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, हार्ट पेशेंट है आप, और मैं आपको यहाँ आने से रोकूंगा नहीं, बल्कि हफ्ते के 4 दिन आप यहाँ रहेंगे और शाम को वापसी। क्योंकि इधर गोट में आपके ख्वाबों का महल खड़ा किया मैंने। आपकी दरीना ख्वाहिश पूरी होने वाली है। बस मजीद मैं कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि सरप्राइज़ का मज़ा किरकिरा हो जाएगा। वो अपनी आदत के बरखिलाफ तेज़ तेज़ बोल रहा था। यकीनन इसे जाने की जल्दी थी। आप भी खतून तैयार रहिएगा। इसके करीब से गुजरते हुए वो नरम आवाज़ में कहता दरवाज़ा बंद करके, जबकि दुर्रे मखतून साग थड़ी से जाता देख रही थी। मैं तुम्हारे खालिस जिस्मों की पजीराई कैसे करूँ अब्दुल बारी कि मैं खोटी औरत हूँ, 2 मर्दों की ठुकराई हुई है। अल्लाह, मैं तो एक समझी सी तो 2 दी निकली। वो धीमी आवाज़ में आंसू बहाते हुए कह रही थी। वो दूर खड़े बाबा साहब की निगाहें इसके चेहरे पर न जाने क्या क्या खोज रही थी। पता नहीं बाबा साहब ने मुझे करतूत पता कि नहीं पता। मैं 3 बेटों की माँ होकर भी बेबस हूँ। वो थकी थकी आवाज़ में चेहरे पर फैले आंसू दुपट्टे के पल्लू से साफ करती हुई कह रही थी। एक बिस्तर पर पड़ा दूसरा सदा का अजनबी मतनफ़र जिसे मेरी मोहब्बत की आँच भी पिघला नहीं सकी, और तीसरा न जाने कहाँ भटक रहा है। और यानी के एक बिस्तर ते पड़िया मुबीन ते दूजा जड़ा मतनफ़र ते अजनबी ओ कहीं ज़ियान ते नहीं, और तीसरा न जाने कहाँ कहाँ भटक रहा है ते अब्दुल बारी ते नहीं। ये मेरा परसेप्शन है, अब पता नहीं क्या निकलता। फ़ाखरा मुसलसल रो रही थी। इतने सालों बाद आज फिर इनके लबों पर बेटों का जिक्र आंसू बनकर बह रहा था। ज़रबा सब्ज़ी की टोकरी वहीं रखकर अम्मी के करीब आकर बैठी। अम्मी, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। ये तबीयत नहीं संभलने वाली मेरे बच्चे। वो फूट फूट कर रो रही थी। ज़रबा उठकर ठंडा पानी गिलास में भर कर ले, फिर इनके आंसू अपने नरम हाथों से चुनने लगी। इसी पल सनिया धाड़ से दरवाज़ा खोलने अंदर आ गई। इसका चेहरा सुर्ख अंगारा हो रहा था। खैरियत तो है? फ़ाखरा और ज़रबा ने दहल कर पूछा। अम्मी वो इसी शहर में है, मैंने खुद इन्हें देखा। इतनी शानदार गाड़ी में थे, इतने खूबसूरत, पहले से भी ज़्यादा शानदार। मगर वो खुशी से कपकपाती आवाज़ में बताती, एक लम्हे के उलझ कर खामोश होगी। मगर क्या? सारा और महक भी बाहर निकल आई थी। इनके चेहरों पर भी दबा दबा जोश था। इनके साथ दुर्रे मखनून आप ही नहीं थी, बल्कि कोई और बहुत हसीन लड़की थी। सनिया ने बेहद रंजीदगी से कहा। 1000 खदशे छुपे थे इसके गमज़दा लहजे में। क्या? फ़ाखरा दिल थाम कर ढह गई। मेरे को तो समझ नहीं आ रही, मैं दुर्रे मखनून का कनेक्शन इनके घर से जोड़ूँ या ज़ियान का जोड़ूँ, या मैं किसका जोड़ूँ, अब्दुल बारी का जोड़ूँ। अम्मी प्लीज़ खुद को संभालिए। क्यों इन बेहिस लोगों के लिए आप खुद को अजियत दे रही है? किसके लिए ये कीमती आंसू ज़ाया करनी है? इस बगारत बेशर्म भतीजी के लिए जो थूक कर चली गई थी हम सब पर। इस नवाब की औलाद को नफरत थी हम सब से, हमारे रहन सहन से, हमारी इन गलियों चुबारों से। इसने जो चाहा इस सब कुछ पा लिया। वो ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रही है। ज़रबा ने तलखी से कहा और अम्मी की हथेलियाँ दबाने लगी। मतलब दुर्रे मखनून इनकी बहन नहीं है, इनकी वो कज़न है। तो फिर हो सकता है कि वो इसके भाई हों। मुझे मखनून की नहीं, इस संगदिल की याद सताती है। तुमने देखा था ना ज़रबा, जब मैंने इसका चेहरा हाथों के प्याले में लेकर चूमा तो इसने मेरा हाथ छटक दिया। कैसा कठोर और बेरहम है वो। अजनबी सा बनकर आता है इस घर में। बात नहीं करता था, कलाम नहीं करता था, हालांकि मेरी तरफ देखता भी नहीं था, और मैं फिर भी खुश थी। मेरी प्यासी निगाहें इसे देखकर शराब हो जाती थी। मगर फिर ले उड़ी दुर्रे मखनून इसे। अम्मी, आपने वादा किया था कि आइंदा इनका जिक्र नहीं होगा। मगर ज़रबा ने गुस्से के आलम में कहा। इसी पल खाला कमरी किसी खातून के हमरा मरकरी से दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। फ़ाखरे ने देखकर संभल की। ज़रबा सब्ज़ी की टोकरी उठाए मुबीन के कमरे की तरफ में चली गई। फ़ाखरे, ये मेरी पड़ोस में रहती हैं बेटी, ये समझ लो अपनी ज़रबा के लिए आई है। खाला कमरी ने हाथ
दबाकर फ़ाखरा से सरगोशियाना का फ़ाखरा कतल बौखला गई। अंदर चले, यहाँ बैठना मुनासिब नहीं। ना बेटी, तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं, बड़ी सादा तबीयत की है शगुफ्ता, हम यही ठीक है। और हाँ, चाय पानी का भी तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। अपने तीसरे नंबर वाले बेटे के लिए आई हैं। बच्चा माशाल्लाह आर्मी में मेजर है, सुलझा हुआ शरीफ बच्चा है। तुम 1-2 दिन तक आकर देख लेना, मैं चलूँगी तुम्हारे साथ। खाला कमीर ने खुद ही सब कुछ तय कर रखा था। दरअसल वो रोफ़ी के तेवरों से खौफज़दा हो गई थी। कमबख्त 2 मरतबा इन्हें प्याम भेज चुका था। वो तो फ़ाखरा की परेशानी की वजह से इन्हें कुछ बताना नहीं चाहती थी। इरादा यही था कि फ़ाखरा को इत्मीनान में लेकर ज़रबा का रिश्ता तय करने के बाद सादगी से रुखसती कर दी जाए। शगुफ्ता के जाने के बाद खाला काफ़ी देर बैठी रही। कमरी खाला मॉडल टाउन में अपने भतीजे के हमरा रहती थी। औलाद थी नहीं, भतीजे के बच्चों को अपने बच्चे समझकर पाला। 2 गली छोड़कर इनकी एक रिश्तेदार भांजी रहती थी। पहले खाला अपनी भांजी के पास रहा करती थी। भांजी का शौहर दुबई सेट हो गया तो वो भी बच्चों के हमरा शौहर के पास चली गई। खाला को उनका बड़ा भतीजा अपने साथ लिया। खाला, तो फिर किस दिन चलना शगुफ्ता के घर? फ़ाखरा को नफीस मजाज की शगुफ्ता बहुत पसंद आई थी। दरअसल शगुफ्ता ने ज़रवा को स्कूल में देखा था। इन्हें ये संजीदा, सुलझी और सादा सी लड़की भाग गई थी। बड़ी 2 बहुएं ऊंचे घराने से लाकर बहुत पछताई थी। दोनों अपने अपने शौहरों को लेकर अलग हो चुकी हैं और अब वो तीसरे बेटे को खोना नहीं चाहती। खाला से जिक्र किया तो वो इन्हें बिल्कुल सही जगह बुलाई थी। कल इतवार को छोड़कर पीर की शाम को चलेंगे। खाला कुछ सोचते हुए आहिस्ती से बोली, फिर कदर करीब खिसक आई। फ़ाखरा समझ गई थी कि खाला कोई ज़रूरी बात करना चाहती हैं। देख बेटी, ये रोफ़ी कमबख्त के तेवर अच्छे नहीं, ज़रा सा मोहतात रहना। क्या मतलब खाला, मैं समझी नहीं। फ़ाखरा ने उलझ कर कहा। वो दरअसल फिर ब्याह के चक्करों में मुँह 4 टकों पर अकड़ता है। हया बदबख्त की न जाने कहाँ सोई है। खाला ने तलखी से कहा। फ़ाखरा के सलवर ज़रा चेहरे पर पोशीदा तफक्कुर को देखने लगी। इधर के चक्कर में खबीस ऐसे तो नहीं लगाता, मेरे मुंह में खाक कीड़े पड़े कमीने के वजूद में पानी नसीब ना हो नज़ा के वक्त कमबख्त को अपनी ज़रवा के लिए 2 मरतबा कहलवा भेजा था इसने। क्या? फ़ाखरा ने दिल पर गोया घूंसा पड़ा। बर्तन धोती ज़रवा के हाथ भी कपकपाने लगे। बुढ़ा शैतान 2 को भुगता चुका। खाला तुर्शी से कह रही थी। फ़ाखरा को याद है बातों बातों में रूफ़ी ने भी 1-2 मरतबा ढके छुपे अल्फाज में ज़रवा के मुतल्लिक बात की थी। बेशरम, बेगैरत, इसकी बेटी से भी छोटी है ज़रवा। न जाने लोगों के दीदों की शर्म कहाँ रह गई है। इनका तुम्हारे इश्तियाल के रवां सुलग उठा, मसामों से पसीना फूट पड़ा। इसके मकान में रहते किराया देकर, बात तो करके देखे, जुबान खींच लूंगी मैं इसकी। इनका बस नहीं चल रहा था, वरना इस कमीने के वो लत्ते लेती के याद रखता। बहाने से दरवाजे के सामने क्यों खड़ा होता था? वो तमाम मामला समझ चुकी थी। दिल ही दिल में खादा की हद दर्जा मशकूर हुई। जुबान से कहती तो खाला ने बुरा महसूस करना था। क्या पता खफा ही हो जाती कि फ़ाखरा ने इनका मान तोड़ डाला। बच्चों से इनकी मोहब्बत ढकी छुपी नहीं थी। एमरजेंसी में वो ज़रवा के लिए एक अच्छा रिश्ता लेकर आई थी। इनका खलूस और मोहब्बत इसी बात से ज़ाहिर था। फ़ाखरा, एक बात बोलूँ, गुस्सा तो नहीं करोगे? खाला ने कदर झिझकते हुए कहा। फ़ाखरा ने एक गहरी सांस खींची। वो जान की खाला के कहना चाहती, तुम बात करके तो देखो, इसी शहर में इतना कठोर तो नहीं कि तुम्हारे हालात जानकर बेरुखी बरते। कम से कम थोड़ा बहुत तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होगा। कोई उंगली उठाने से पहले सोचेगा तो ज़रूर कि तुम्हारी पुश्त कमज़ोर नहीं। सच कहूँ बेटी, जब से मुबीन के साथ हादसा पेश आया तब से लोग शेर होने लगे हैं। जान गया ना कि घर का वाहिद मर्द बिस्तर पर पड़ा, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। जब दीवारें कमज़ोर होने लगे तो चोरों को आसानी होती है, पलक झपकते ढा देते हैं। शौहर और बेटे तो असल मजबूत किला होते हैं। जब इमारत कमज़ोर हो तो गिराने में देर नहीं लगती। मुबीन बीमार है, बिस्तर पर पड़ा, सब जानते हैं। वो खुद तो उठ नहीं सकता, बहनों को क्या तहफ़्फ़ुज़ देगा? मेरी बात मानो, एक मरतबा इससे कहकर तो देखो। तुम्हारा खून है, इतना भी बेरहम और संगदिल नहीं हो सकता। इस बदकिरदार औबाश और बदबख्त का भी तो खून इसी के रंगों में दौड़ रहा है। क्यों करेगा वो मेरा और मेरी बच्चियों का एहसास? फ़ाखरा ने थकी थकी आवाज़ में कहा और फूट फूट कर रोने लगी। मिस नैनी, रानिया से कहें हमारे साथ खाना खाए। अनवा ने ड्राइंग रूम में दाखिल होकर मिस नैनी से तहक्कुम भरे लहजे में कहा। ग्लास में जूस डालते ज़ियान ने चौंक कर अनवा की तरफ देखा और फिर खाने की तरफ मतवजा गया। मिस नैनी, सुना नहीं आपने? बस ये और इस टेबल के एक तरफ खड़ी ब्राउन साड़ी में मलबूस मिस नैनी कोई पत्थर का मुजस्मा ही लग रही थी। अनवा को यूँ महसूस हो रहा था गोया मिस नैनी ने इसकी बात सुनी नहीं। एहसास तौहीन से इसका चेहरा सुर्ख हो गया। रानी बीबी खाना खा चुकी है, इसकी तरफ देखे बगैर ही मिस नैनी ने संजीदगी से जवाब दिया। रानिया इतनी जल्दी डिनर कर ली थी, और वो भी अकेले? अनवर ने हैरत से कहा। ड्राइंग रूम में मौजूद दोनों नफूस ने जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा था। ज़ैन बहुत रगबत से खाना खा रहा था, इसे बैठने की भी ऑफर नहीं की। आप रानी से कहें मैं इसे बुला रही हूँ, खाना खा चुकी है, साथ देने में क्या हर्ज है? अनवर दिल ही दिल में पेचोताप खाते हुए बज़ाहिर संजीदगी से बोली। मैम, आप प्लीज़ बैठे और ये बताएं क्या खाना पसंद करेंगी? वो इसका सवाल गोल करके फुल सर्विस देने की तैयार थी। अनवर तो सर से पाँव तक सुलग उठी। यार अनवर, तेरा बंदा तेरे नाल है, फिर तू क्यों स्वतंत्र विच एडा इंटरस्ट लै रही? आराम नाल बह जा तू। थैंक्स, मेरे हाथ सलामत है, खुद डाल लूँगी। आप अपने साहब की खिदमत बखुशी कर सकती है, इसने जल कर कहा। ज़ियान के लबों पर उमड़ने वाली बेसाख्ता मुस्कुराहट छिपाने का तकल्लुफ़ नहीं किया। मिस नैनी, आप जाइए, इनके हाथ सलामत है, ये रोटी खाएंगी और पका कर खिलाएंगी। क्या मतलब? अनवा उलझी। आप इनकी किचन तक रहनुमाई करिए, मोहतरमा ताज़ा रोटी पका कर लाएंगी। हरी अप अनवा। ज़ियान मिस नैनी से मुखातिब था और देख किसी की तरफ रहा था जो कि अचानक अफ्तार पर बौखला गई। मैं? इसने हैरानी से पूछा। जी आप।
बहुत दिन नाज रख रहे थे, खाली अब अपनी औकात में आ जाइए। ज़ियान संजीदगी से बल्कि सर्द अंदाज में कह रहा था, तुम मुझे बर्तन बना कर लाए हो? अनवर ने सदमे से डूबी आवाज़ में कहा, ना सिर्फ बबरचन बल्कि धोबन भी। इसने इसकी मालूमात में इजाफा किया। अनवर ने रोनी शक्ल बनाई। हुनर आम है, हुन तो काला हमदर्दी है। मिस नैनी, आज से आप अनवर को इसके कामों की फहरिस्त बनाकर दे दीजिएगा, कल से ये ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगी। अल्लाह, हुनर आम है, हुन तो भांडे भी तो कपड़े भी तो होते, नाल रोटियाँ भी पका। मैं समझी नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? अनवर ने हैरानी से कहा, फ़ारसी में बात नहीं कर रहा, मिस नैनी तुम्हें समझा देंगी। अभी फजूल तकरार करने में टाइम ज़ाया ना करो और फ़ौरन अच्छी सी बिल्कुल गोल और नरम रोटी पका कर लाओ, किनारे मोटे ना हो और ना ही जलान देना। आखिर में तनबीह भी की थी। अनवा हक तक सी देखती रहेगी। आइए मैम। मिस नैनी गोया इसका इम्तिहान लेने खड़ी थी। अनवा मरे मरे कदमें उठाती बाहर निकल आई। ज़ियान इसकी झंझलाहट महसूस कर चुका था, तहम बगैर कुछ कहे नैपकिन से आज पहुंचता खड़ा हो गया। खाना तो खा ही चुका था, महज अनवा को सताने के घर से किचन में भेजा था, और वैसे भी इसके हाथ की रोटी खाकर इसका मरने का इरादा हरगिज़ नहीं था। इधर किचन में अनवा घबराई बौखलाई सी जीवो गरीब शक्ल की रोटी हाथ में पकड़े न जाने किसी बात पर गौर कर रही थी। मिस नैनी पर मुश्किल हंसी दबाए इसकी रंजीदा शक्ल देख रही थी। ऐसी रोटी ज़ियान खाना पसंद नहीं करेगा। वो ज़ेर बड़बड़ाई, मुझे एक और कोशिश करनी चाहिए, शायद पहले से कुछ बेहतर रोटी पका सकूँ मैं। इसने एक मरतबा फिर रोटी बेलना शुरू की। इस तरह की 4-5 रोटियां पकाने के बाद इसने निढाल अंदाज में पूरे 3 गिलास पानी पीकर अपने हवास बहाल किया और फिर मरे मरे कदम उठाती ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। ज़ियान की खाली कुर्सी इसका मुंह चढ़ा रही थी। सब खाना खा चुके हैं मैम, सोने से पहले एक गिलास दूध लेंगे। वो इसका दिल जलाने के लिए एक मरतबा फिर ड्राइंग रूम में तशरीफ़ ला चुकी थी। अनवा का दिल इस कदर बुरा हो चुका था कि इसने पलटकर इसे कोई तलख जवाब देना भी ज़रूरी ना समझा। बगैर खाना खाए वो गुस्से के मारे आलम में बाहर निकल गई। कुटनी मक्कार, पता भी था कि वो खाना खा चुका, फिर भी मुझे नहीं बताया। तरस भी नहीं आया इस बेहिस इंसान को मुझ पर। 3 जगह से हाथ जला बैठी। वो आंसू पीती बेडरूम की तरफ बढ़ गई। ये कपड़े धोए हैं तुमने? वो शर्ट हाथ में लिए शदीद सदमे के आलम में कह रहा था। क्या ठीक से साफ़ नहीं हुए? अनवा बौखलाकर सूरत से करीब आई। नहीं, बाकी सब तो ठीक है, बस कॉलर और कफ धुलने से महरूम रह गए। वो बेहद तंज़ी अंदाज में जलकर बोला, मैं तो रगड़ रगड़ कर धुलाई की थी, कसम से हाथ भी दुखने लगे थे मेरे। अनवर ने रंजीदगी से कहकर शर्ट का बगौर जायज़ा लिया। एक मरतबा फिर इसे धोती हूँ, आप कोई और पहन लें। वो मरी मरी आवाज़ में बोल रही थी। वॉशरूम की तरफ जाते हुए इसके कदम मन भर के हो रहे थे। इसने ऐसे ही इसे तो धोबन बनना मंजूर नहीं कर लिया था। एक ज़ोरदार मार्का हुआ था जिसके नतीजे में अपना तमाम तरह फ़ख्र और गुरूर भी खो बैठी थी। 2 दिन पहले इसने बबांगे दहर ऐलान कर दिया था कि वह ज़ियान का कोई काम नहीं करेगी। ऐसे नौकर वाले काम वो अपनी रानिया बेगम से करवाए। असल बेगम तुम हो, लिहाजा मेरे काम तुम ही ने करने हैं। कान खोल कर सुन लो, ज़ियान लापरवाही से कह रहा था। ये असल और नकल क्या होता है? बीवी तो बीवी होती है, मुझे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आती। अनवर ने तनक कर कहा, असल नकल का मफहूम मैं तुम्हें फिर समझाऊंगा। अभी तो तुम अदब एहतराम करना सीखो, आइंदा इस लहजे में बात की तो देखना। ज़ियान ने वार्निंग देने वाले अंदाज में कहा। तो फिर क्या कर लोगे तुम? इसने आग बगोला होकर कहा। 2 झापड़ लगाकर आप जान आप करना सिखाऊंगा। दूसरी तरफ इत्मीनान हमस बरकरार था। तुम मुझ पर हाथ उठाओगे, यानी अनवा हाशिम फरीदी पर? वो तनफ्फुर से बोली, ये करूँ तुम पर सूट नहीं करता। ज़ियान टांगे चलाता कह रहा था। तुम पर तो करता है ना? इसने तल्खी से कहा। ऑफ कोर्स। वो मुस्कुराया। खुद पर मगरूर होने के लिए कुछ चीज़ों का होना ज़रूरी है जो तुम में नहीं। जो मर्जी कह लो, मगर मैं नौकर वाले काम नहीं करूँगी। वो गुस्से से पंकारी। तुम्हारी माँ ने तुम्हें एक नौकर से भी कम दर्जे का समझकर मेरी तरफ रेफ़र किया था। ये तो मेरी मेहरबानी समझो तो तुम्हें मुलाजमत से मालकिन बना दिया। ज़ियान ने बालों में उंगलियां चलाते हुए संजीदगी से कहा। अनवा एकदम ठिठक सी गई। कम अज़ कम इतना तो वो समझ चुकी थी कि ज़ियान बगैर वजह और सबूत के कोई बात यूँ ही नहीं मुँह पर मारता देता। तुम कहना क्या चाहते हो? सिर्फ इतना कि तुम्हारी डियर मम्मी ने फुल स्टैब्लिश फैक्ट्री और करोड़ों की मालियत के होटल के एवज मेरा और तुम्हारा रिश्ता किया था। सस्ते अल्फाज में यूँ कह देता कि उन्होंने तुम्हें बेच दिया। बड़ी भरपूर बिजनेस डीलिंग थी। तुम्हारी मक्कार मम्मी ने पूरी साजिश से फैक्ट्री और होटल हथिया लिया। ऐसे ही तो डियर मम्मी फ्रांस जाने के लिए बावली नहीं हो रही थी। तुरुप का आखिरी पत्ता संभाल कर रखा हुआ था डियर खातून ने। मैं तो रस्म रवाज के मुताबिक प्रपोजल पेश किया। इन खातून ने बिजनेस की ज़बान में बातें करना शुरू कर दी थी। मैंने तो तुम्हें हासिल करना था, चाहे मेरी सारी दौलत वो अपने नाम लिखवा देती। फिर फ्रांस में मौजूद मामूली सी फैक्ट्री और होटल क्या चीज़ है? मैं मामूली और मादी खसारों पर तवज्जो नहीं देता। असल नुकसान तो दिल का होता है। बस ख्याल रखना हमारा दिल ना टूटे। क्या ये सच है? इसने मरी मरी आवाज़ में बमुश्किल कहा। यूँ महसूस हो रहा था गोया कोई टूटी बहुत सीधा इमारत का सारा मलबा इसके ऊपर आ गिरा। यही तलख सच है। मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं, सिर्फ ये बावर करवाना चाहता हूँ कि तुम जो मुझसे चोरी चोरी प्राइवेट हॉस्टल में फ़ोन करके कमरे की बुकिंग का प्रोग्राम बना रही हो, तो ऐसा मत करो। ये सब बेकार है। तुम्हारी मम्मी ने कानूनी तहरीर मेरे हवाले की थी जिसमें इन्होंने तुमसे कता ताल्लुक़ जाहिर किया है। तुम्हारे पास खुला का हक भी नहीं है, यानी तुम्हारे रास्ते ब्लॉक हैं। ये घर तुम्हारा है, मेरे समेत। नौकरों की पूरी फ़ौज मौजूद है। तुम्हारी बात इनके हुक्म का दर्जा रखती है। तुम हर मामले में खुद मुख्तार हो। ये सामने रैक में आखिरी नंबर वाला दराज खोलोगी, इसमें लॉकर की चाबी का गुच्छा मौजूद है। सेफ खोलना, अंदर हर मुल्क की करेंसी मौजूद है। जिस चीज़ पर दिल है खरीदती जाओ। मैं तुमसे हिजाब नहीं लूँगा। हूँ शक मत करो, ना ही शकी निगाहों से देखो। ये सब हराम की कमाई से इकट्ठा नहीं किया, मेरे खून पसीने और जुनून की कमाई है। एक वक्त ऐसा आया था कि मुझ में दौलत इकट्ठी करने की धुन सवार होगी। मैंने इतना कमाया बेशुमार बेहिसाब के, इतने अपने असासों की तादाद खुद भी मालूम नहीं।
मुझे डैडी की सिर्फ 3 फैक्ट्रियाँ थी जो मुझे विरासत में मिली थी। इनकी हालत भी आखिरी हिचकी जैसी थी। ना मशीनरी थी और ना ही वर्कर। अपनी 3 फैक्ट्रियों को 13 मैंने खुद मैंने बदला अपनी जहानत, मेहनत और जुनून से। देखो अनवर, तुम्हें अपनी मम्मी के रवैये से परेशान होने की ज़रूरत नहीं। माएँ सारी एक जैसी होती हैं, सेल्फिश, बेहिस, चाहे अपर क्लास की हो या मिडिल क्लास की। तुम्हें गम खाने की ज़रूरत नहीं है। जब इन्हें तुम्हारी परवाह नहीं तो तुम भी लानत भेजो। मैंने तुम्हें हाइजेनिक माहौल दिया ताकि तुम जहनी बीमार ना हो, खाओ पियो, सेहतमंद रहो। वो शर्ट छाड़ता इसे सोचो में गुमसुम छोड़कर चला गया और अनवा अपने रेज़ा रेज़ा वजूद की किटियाँ समेटती रह गई। सारे कसबल तो खुद ब खुद निकल गए। कहाँ के नखरे और कहाँ के कैसे नखरे। मम्मी ने इसे अपनी ही नज़रों में गिराकर 2 कौड़ी से बदतर कर दिया था। वो तो किस बलबूते पर इतना अकड़ थी। जो प्लानिंग कर रखी थी हॉस्टल शिफ्ट होने की, वो ज़ियान मुंह पर मार कर चला गया। सवाई इस घर के कहीं जाए पना नहीं थी। सड़कों पर धक्के खाने से बेहतर था यही इत्मीनान से रहती। वैसे भी इसे इन अफसानवी सुपरहिट हीरोइन बनने का कोई शौक नहीं था, जो भरपूर अक्कड़ से न जाने कैसे घर में छोड़ देती थी और नौकरी की तलाश में भी मारी मारी फिरने लगती थी। इसकी तो सड़कों की खाक छानने के तसव्वुर से ही रूह काम काम जाती। तब पानी से लबालब भर चुका था और अनवर शर्ट हाथ में लिए सर्फ का डब्बा खोले सोचो के तानों बानों में उलझी न जाने कौन से मसाइल के हल की तलाश में गुम बैठी थी। ज़ियान ने जोर से खनकार के से अपनी तरफ मतवजा कि वह गड़बड़ाकर वॉशरूम के दरवाजे में इस्तारा ज़ियान की तरफ देखने लगी। कमाल है अनवर, इससे बेहतर कोई जगह नहीं सोचने के लिए। ज़ियान ने तंजिया कहा तो अनवर बेहद शर्मिंदा हो गई। 2 दिन पहले जो क्लास ली थी ज़ियान ने, इसकी बड़ी फ़ायदेमंद साबित हुई थी। वो झड़प मोहतरमा अनमा साहिबा सरता पा तो नहीं, कुछ पहले से बदल गई थी। अलबत्ता बाज़ मामलों में इसकी सुई ज़ीरो पड़ी थी, अटक जाती। खुसूसन रानिया के मामले में। वो मैं शर्ट धोने लगी थी। अनवा ने घबरा कर वजाहत की। अरे गोली मारो शर्ट को, तुम ज़रा इधर आओ। ज़िया ने आगे बढ़कर शर्ट खींच और इसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ घसीटा। अनवा खुशी खुशी शर्ट पहन कर हाथ पहुँचती बाहर आ गई। शुक्र है जान छूटी, से कपड़े धोना सख्त नापसंद था। ज़रा मेरी ब्लैक चप्पल पर ब्रश मारना अनवा, वो बड़े मसरूफ़ अंदाज में कह रहा था। अनवा की सारी खुशी भग से उड़ गई। अच्छा तो इसलिए तरस आया था, इससे बेहतर था मैं शर्ट ही धो लेती। वो मुँह बनाकर शूज़ रैक से चप्पल निकालने लगी, जिसे जूते पॉलिश करना कपड़े धोने से भी ज़्यादा नापसंद था। अनवा साहबा पसंद किया, अनवा मेरे ते गई है, मैंने भी सारा कुछ नापसंद था। मुझे भी नावल पढ़ने के अलावा दुनिया का हर एक काम नापसंद है। और अभी आजकल तो नावल पढ़ना भी बड़ा औखा हुआ है। आजकल आप लोग बिलीव करें, मैं सिर्फ यही चीज़ें पढ़ती हूँ जो आप लोगों के साथ नावल रीड करती हूँ ना, सिर्फ यही रीडिंग कर रही हूँ मैं नावल की। और मैं नावल ही पढ़ रही और सिर्फ एक पढ़ रही हूँ, 2 पढ़ रही हूँ और रीड के पढ़ रही हूँ दोनों। वो भी वो मुझे एपिसोड भेज देती है तो मैं वो दोनों पढ़ती हूँ बस। उस तो अलावा मैं कोई नावल नहीं पढ़ती। नहीं तो वो रीज जी सारा सारा दिन नावल पढ़ती सी, सारा कुछ करती सी, सारा कुछ ही छुट गया रीज का। चलो देखते रीज का कम बैक होता कि नहीं होता, लेकिन एम फिर बड़ी जालम शे है। तो यहाँ पे हमारी सेकंड एपिसोड अपने अख्तिताम को पहुँची। कैसी लगी आपका एपिसोड, ज़रूर राय का इज़हार कीजिएगा और लगाओ तुक्के कि ये ज़ियान का क्या रिश्ते से क्या लिंक है। ये जो 2-4 चीज़ें आई हैं बीच में, क्या लिंक है। मेरे हिसाब से तो ज़ियान, मुबीन और वो अब्दुल बारी तीनों भाई हैं और जो नूर मखनून है वो उसका कोई ना कोई रिलेशन रह चुका है ज़ियान के साथ। अब क्या चक्कर है, ये क्या है, रानिया का क्या है लेना देना। अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें, आप लोग तुक्के मारें। तो बाकी इंशाल्लाह उम्मीद है कि एक आधी किस्त में खुल जाएगा। कल कोशिश करेंगे थोड़ी सी लॉन्ग एपिसोड हो जाए, परसों देखते हैं क्या करना है। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। तो ऐसा करें, मुझे इजाज़त दें। बहुत सारा ख्याल रखें अपना, दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक मुझे कामयाबी अता फरमाए। एक हफ्ता छड़ के अगले हफ्ते मेरे पेपर भी है तो आप लोगों ने बहुत सारी दुआएं करनी है मेरे लिए। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।